चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट 1 टोटल प्रैक्टिस सेट जो है ये जो है एनसीईआरटी आधारित है। 6 to 12 तक का क्वेश्चन है, सेट करके बना हुआ है। टोटल 17 सेट हैं, जिसमें से सेट नंबर 4 सेट है जो कि हिस्ट्री का स्पेशल है। पहला प्रश्न आपके सामने है, सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे, ज्यादा जानकारी नहीं देंगे। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, उसमें आप ले सकते हैं, है ना? ठीक है। कथक नृत्य जो है भारत के किस भाग से संबंधित है? तो आप कथक नृत्य जो है आप बहुत अच्छे जानते हैं, यूपी से संबंधित है, उत्तर भारत से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है। इसके बारे में अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो ले लीजिए कि जो कथक जो आप नृत्य देखते हैं ये कथा शब्द से निकला हुआ है और इसका प्रयोग जो है संस्कृत या अन्य भाषाओं में जो है कहानी के रूप में ये निकला हुआ है। कहानी आपको दिखाना है डांस करते हुए, यही कहना चाहता है। और भी बहुत जानकारी है जो कि अब बाद में करेंगे। ठीक है। 4 सेट है, उसमें हम चर्चा भी करते हैं। मेसोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार करें। ठीक है। मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पे विचार आपको करना है। इस पे विचार करते हुए बताइए कि क्या होगा, है ना? तो इस पे विचार करने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथी कहा जाता था। बस इतना ही जान लीजिए। पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे? नहीं, अनुपस्थित थे उस समय, अनुपस्थित थोड़ी थे, मतलब प्रेजेंट थे उस समय, था। पुराना और नया दोनों ढंग का था। तो आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे केवल एक वो सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा वो सही दिखेगा। सबसे बड़ी बात है कि मेसोलिथिक कहा जाता है किस समय का, डेट पूछेगा, अगर यस पूछेगा तो डेट हमेशा याद रखिएगा 12,000। आप स्पीड करके वीडियो देख सकते हैं बाद में। ठीक है। 12,000 वर्ष से लेके आपको 10,000 वर्ष तक का बात है, काल को ही मेसोलिथी कहा जाता है। समान रूप से छोटे और इन्हें माइक्रोलिथी कहा जाता था। समझ गए? तो ये जो बड़े आकार के जो हैं ये गलत होगा, यहाँ पे छोटे आकार के होते तो सही हो जाता और ये सही है। ठीक है। तो आपसे ध्यान रखना है कि जो बड़े आकार के जो यहाँ पे लिख दिया है, बड़े आकार के नहीं थे, छोटे आकार के थे, इसलिए तो माइक्रोलिथी, माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म, उसी को कहते हैं। तो छोटे आकार के औजार होते थे। समझ गए? और ठीक है, बनाए गए थे। उस समय जो बनाए गए थे, याद रखिएगा, हंसिया, आरी जो देखे होंगे आप, आरी देखे होंगे, हंसिया देखते होंगे। ठीक है। काटने के लिए होता था, जिसे हंसिया कहते हैं, काटने के लिए, फसल काटने के लिए। तो हंसिया होते थे। तो जैसे उपकरण बनाए गए थे जिसमें हैंडल जो होता था ना वो हड्डी या लकड़ी का लगाया जाता था और ये छोटा होते थे, सूक्ष्म रूप से होते थे। तीसरा प्रश्न है बसोहली शैली। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यूनिक है। तो बसोहली जो शैली था वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित था। एनसीईआरटी आधारित है, 6 से 12 तक का क्वेश्चन है, सब मिलाया हुआ है और हिस्ट्री का सिर्फ है, इसमें ध्यान रखना है। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और ये भी अगर जानना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर याद रखिए 7, क्लास 7 से एनसीईआरटी का, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है। उसमें इसके बारे में मिल जाएगा। इतना जान गए कि लघु चित्रकला की एक जो है साहसपूर्ण एवं भाव प्रणाली का विकास हो गया था, उसी को कहा गया था बसोहली शैली। समझ गए? तो ये हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था कि बसोहली जो शैली थी उसमें क्या था ना कि लघु चित्रकला था, लघु रूप से, छोटे रूप से चित्रकला था और साहसपूर्ण दिखाया गया था। एक उसी शैली को कहा जाता है। बस इतना जान लीजिए। और भी डिटेल है जो कि बहुत जानकारी, उतना जानने की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है। और ज्यादा जानकारी 4 सेट है तो उसमें और चर्चा होता रहेगा। रस मंजरी की रचना किसने की? तो रस मंजरी की रचना जो है करने वाले कौन थे? तो ये करने वाले थे भानुदत्त। और रस मंजरी जो देख रहे हैं आप ये भी लघु चित्र कला में ही आता है, जो कि इससे भानुदत्त जो हैं संबंधित हैं, रचना किए थे भानुदत्त जी। रसमंजरी की रचना, रसमंजरी के जो हैं रचनाकार अगर पूछे या रचना किसने किया तो भानुदत्त जी की है। 5वें प्रश्न की बात करते हैं। व्रीहि धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। तो व्रीहि धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार कीजिए और बताइए क्या है, बताइए। तो बताएंगे क्या होगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि व्रीहि धर्म पुराण के अगर संबंध के बारे में बात करें तो इसकी रचना जो है बंगाल में की गई है और ये आपका सही है। ठीक है। दूसरा, इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी, तो ये भी सही है। आगे तो सबसे बड़ी बात कि व्रीहि धर्म पुराण में आगे तो बंगाल से संबंध है, रखता है व्रीहि धर्म पुराण। इसमें ब्राह्मणों को जो है बंगाल में अगर जो रहते हैं ब्राह्मण, उनको जो है विशेष रूप से मछली खाने का
जो है अनुमति दी गई थी। दोनों सही होंगे, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, कथन सत्य कथन बताना था तो दोनों है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी देना है तो ये ध्यान रखना है 13वीं शताब्दी की बात हो रही है। ठीक है, 13वीं शताब्दी का ये सांस्कृतिक ग्रंथ है। कौन? बृहद पुराण। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ ज़्यादा जानकारी। सही मिलान करें, तो सही मिलान करने के लिए आपको सही मिलान करने के लिए सही तो पढ़ना पड़ेगा। तो सुन लीजिए, सही मिलान करना है, छठा क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है ना? तो सही मिलान करें तो मुगल बादशाह एक तरफ वर्ष है। तो आप देखिए, मुगल बादशाह की बात करते हैं, मुगल शासन की बात करते हैं। मुगल शासन में कौन-कौन की बात करते हैं? तो देखिए, इसमें फर्रुखशियार, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, मिलान करना है तो फर्रुखशियार का समय काल याद है आपको? बता सकते हैं? और ये भी याद रखिए, चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 7 का है, पेज नंबर 40 अगर उलटिएगा तो उसमें इसकी जो है बात कही गई है। फर्रुखशियार का अगर डेट पूछे तो आप बता दिएगा 1713 से लेके 1719। ठीक है, तो आपका 2 का ए हो जाएगा। अब बात करते हैं, 1 का 2 है तो 1 का 2 तो सब है आपका, तो इसमें तो डन है। अब बात करते हैं आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का समय अगर पूछे, समय काल पूछे तो बताइए, वर्ष ईयर पूछे तो 1754 से आप याद रखिएगा 1759, मतलब 54 से लेके 1759। क्लियर हो गया? चलिए, ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे है शाह आलम द्वितीय की बात करते हैं। ठीक है, तो बी का 3 होगा, तो बी का 3 तो यही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। मिलान कर दीजिए, तो शाह आलम द्वितीय का क्या होगा? 4 हो जाएगा, है ना? ठीक है, 1759 से 1806 याद रखिएगा। ठीक है, मतलब 1759 से लेके 1806 तक। अगर बात करें अहमद शाह की बात करें तो इसका समय काल क्या है? 1748 से लेके 1754, मतलब 1748 से लेके 1754, याद रखना है। बस इतना ही जानना है। देखिए, 7वां प्रश्न जो है, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को जो है किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है, और एक बात जान लीजिए, ये जो आप सवाई राजा जयसिंह को जानते हैं, सूबेदारी की बात करते हैं, तो मालवा मिला था, तो अंबर के, याद रखिएगा, अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा का सूबेदारी मिला था। तो अंबर के जो सवाई राजा जयसिंह थे उनको मालवा का सूबेदारी मिली थी। और एक बात याद रखिएगा, 1722 की बात करते हैं तो 1722 ईस्वी में सवाई राजा जयसिंह को आगरा का सूबेदारी मिली थी। जोधपुर के जो राजा अजीत सिंह थे, जैसे अंबर के जो आप अभी सवाई राजा जयसिंह को पढ़े कि मालवा का सूबेदारी मिली, उसी तरह जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिली थी। तो प्रभाव था, और क्या, बस इतना जानना है, मुगल काल का प्रभाव था उस पर, बस इतना जानना है। 8वें प्रश्न की बात करते हैं, तो नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बताइए क्या होगा? औजार पॉलिश किए जाते थे। ठीक है, इसमें क्या बताना है? सही विकल्प चुना। आगे इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सही चुनना है कि गलत, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नीचे दिए गए कुट में सही विकल्प चुनना है। तो देखिए, औजारों को पॉलिश किया जाता था, एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग जो है अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, तो एकदम सही है। तो दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही माना जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि नवपाषाण काल की जो शुरुआत अगर पूछे ना तो 95 100 ईसा पूर्व के समय बोला गया है, शुरुआत मानी जाती है, बस इतना जान लीजिए। इस समय की अगर बात करें, नवपाषाण की बात करें तो कई स्थलों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं, ऐसा नहीं है। और इसी समय में भी पॉलिश जो है किया जाता था, औजारों का शुरुआत हो गया था। नवपाषाण के काल में ही अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग किया गया अनाज पीसने के लिए। चलिए आगे चलें। चलिए 9वां प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है कि सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? बताइए, बता सकते हैं? तो उसे दल खालसा कहा जाता था। खालसा तो आप जानते ही थे, लेकिन सिख जत्था एक तरफ होंगे और मिसलों की संयुक्त सेना एक तरफ हो गए, तो उन दोनों को क्या कहते थे? दल खालसा कहा जाता था। ठीक है, और ये समय अगर पूछे तो 18वीं शताब्दी की बात करता है। ठीक है, शताब्दी की बात करता है। 10वां प्रश्न क्या है, सुनिए। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 20%। कितना? 20%। कैसा लग रहा है ये कंटेंट जरूर बताइएगा।
प्रतिशत लेते थे। क्यों लेते थे राखी व्यवस्था में? है ना? यही सवाल है ना? तो राखी व्यवस्था क्या होता था ना कि जो भी फसल होते थे किसानों के लिए ये बनाया गया था व्यवस्था, ये स्थापित किया गया था। ये किसानों की उपज को बचाने के लिए मतलब 20% लेते थे और उनके संरक्षण करते थे, उसकी फसल का संरक्षण देखभाल करते थे। ये नियम था। 11वां प्रश्न है, ऋग वैदिक काल के दौरान जो है प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन चयन कीजिए। तो इसमें सत्य कथन बताना है। ऋग वैदिक काल में अगर वैदिक काल देखे हैं मेरा तो आप ज़रूर इसका पढ़िएगा। बताइए इसके बारे में सत्य कथन बताइए, तो ज़रूर बताइए। तो देखिए इसमें से जो है उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलिए हम बता देते हैं। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। ऐसा तो कुछ चर्चा नहीं किया गया था वैदिक काल में। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। क्या ये सही है? तो इसमें भी कुछ ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल के दौरान जो प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था थी, आप बताइए क्या था? सत्य बताना था, जिसमें से दोनों असत्य है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। अब एक बात जान लीजिए, ऋग वैदिक काल का समयकाल अगर पूछे तो आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी में 1500 से लेके 1100 ईस्वी पूर्व के काल के दौरान को हम ऋग वैदिक काल कहा जाता है। गाँव के पास जो है कर एकत्र करने की शक्ति थी। ठीक है, तो ये गलत है। कर एकत्र करने की शक्ति ही नहीं थी, ना उस समय महल था, ना उस समय रहने का जगह था, ना उनके पास सेनाओं का था। ठीक है, राजाओं के पास ना तो राजधानी थी, नगर थी, ना महल था, ना सेना था। ये वैदिक काल की बात हो रही है। ठीक है, उस समय नहीं था ऐसा कुछ। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, राजा का पुत्र जो है स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। ये भी गलत है क्योंकि उस समय ना राजा का जो है ना महल होते थे, नगर होते थे, ना सेना होते थे, तो कर एकत्र तो नहीं कर सकते थे, ये आप जानते हैं। उस समय क्या होता था, ऋग्वैदिक के काल की अगर बात करें, उस समय काल की बात करें, ऋग्वैदिक काल की बात करें, तो 2 वर्गों में शुरू में जो है वर्णित किया गया था, बाँटा गया था। पहला तो पुरोहित होते थे, पुरोहित जो कि ब्राह्मण कहलाते थे और दूसरा होता था राजा। बस इतना ही 2 ही थे, बाद में जाके 4 समूह में बढ़ जाते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देखिए यहाँ पे आ गया आपका। 12वां क्वेश्चन क्या है देखिए, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से जो है कथनों का विचार करें। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुनना है आपको। तो उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यही क्वेश्चन है। तो बताइए 12वां प्रश्न का क्या होगा? तो देखिए, महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो हाँ, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि महिलाओं को और शूद्रों को जो है वेदों का अध्ययन करने का अनुमति नहीं मिला था, तो ये सही है। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो वर्ण होते थे, इसी में वर्ण भी बटेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आधार पे ही जो जन्म होते थे, उस आधार पे तय होता था उनका वर्ण। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा दोनों जो है सही माना गया है। क्लियर? अब चलिए, अब इसके बारे में जान लीजिए कि उत्तर वैदिक, देखिए वैदिक काल में तो आप पढ़ लिए कि ना राजा होते थे, ना नगर होते थे, ना राजधानी होते थे। बस पुरोहित और राजा होते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी नहीं होते थे, है ना? ये भी जानते हैं। कर एकत्र करने का जगह नहीं था वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सब हो जाएगा, उस समय बाँटा जाएगा। तो चलिए जान लीजिए। तो देखिए, अगर बात करें उत्तर वैदिक काल को, तो ऋग वैदिक काल के ही जो है तुलना किया जाता है, उसी के समय की बात किया जाता है। धीरे-धीरे जैसे सुधार होता है उसी तरह। तो ऋग वैदिक काल की जो तुलना में अगर देखा जाए तो समाज जो है जटिल हो रहा था। जटिल कहने का मतलब कि ऋग वैदिक काल में ऐसा कुछ नियम कानून नहीं था। स्वतंत्र थे, सभी लोग थे, लेकिन उत्तर वैदिक जैसे ही बढ़ते गया, उसमें थोड़ा-सा जटिल होते गया। समाज जो है जटिल मतलब थोड़ा कठोर होता चला जाता है। यही कहना चाहता है उत्तर वैदिक काल में। जैसे कि बता देते हैं, पुरोहित जो होते थे मतलब ब्राह्मण जो होते थे, ब्राह्मण लोग जो है 4 समूहों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है? जिन्हें हम लोग वर्ण कहते हैं, 4 वर्ण में बाँट देते हैं। ठीक है? और पहला वर्ण में ब्राह्मण को रखा गया था। दूसरे स्थान पर शासक जो थे, राजा जो थे वो थे। राजा कहिए, चाहे क्षत्रिय कह सकते हैं, उन्हें कहा गया था दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे जो है विश्य या वैश्य लोग थे। और अंतिम में आते हैं शूद्र, ये ध्यान रखना है, जिसमें महिला को भी ये शूद्र के कैटेगरी में रखा गया था, वर्गीकृत किया गया था। इसी में उत्तर वैदिक काल में ही जो है शूद्र और महिला जो है वेद का अध्ययन नहीं कर सकते थे। बस इतना जान लीजिए और ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है, बाद में और लेंगे जानकारी। आगे चलते ही 13वां प्रश्न है, प्रशस्ति। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ अगर आपसे पूछेगा तो प्रशंसा। प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रशस्ति का तो आप जान गए। प्रशस्ति एक अभिलेख है, विशेष रूप से अगर देखा जाए तो अभिलेख है, अभिलेख पे ही लिखा जाता है जिसमें कि उनकी बड़ाई की जाती है, जो राजा का बात होता है। इसमें से और ये जो प्रशस्ति लिखा जाता था वो संस्कृत शब्द में लिखा जाता था।
आप जानते हैं संस्कृत शब्द है प्रशस्ति, जो कि इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, जो कि हम बात कर चुके हैं इसके। प्रशस्ति की रचना में अगर देखा जाए तो बहुत सारे राजा हैं, जिसमें से इसमें चर्चा किया गया है क्लास 6 में, चैप्टर नंबर 9 अगर उलटिएगा, पेज नंबर 87 दिखेगा, तो उसमें गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की चर्चा की गई। ये प्रशस्तियों की रचना किए थे, याद रखिएगा, जिसमें से इनका नाम आता है। बस इतना जान लीजिए, और ज़्यादा जानकारी बाद में हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, है ना? ध्यान रखना है। और अगर ज़्यादा जानकारी जानना है तो ऑब्जेक्टिव चला रहे हैं एनसीईआरटी का, जिसमें हम डिटेल के साथ चलते हैं, उसको जरूर पढ़िएगा। 14 प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया? तो समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, हरिसेन जी। तो देखिए याद रखना है कि सवाल ये बनता है कि सम्राट जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन जी, ठीक है? और दरबारी कवि होने के कारण जो है समुद्रगुप्त की जो है क्या किए थे, वीरता की स्मृति का एक जो है वीरता की स्मृति पर, मतलब वीरता पर, समुद्रगुप्त की वीरता पर जो है याद में कहिए, उनकी याद के लिए एक प्रसिद्ध कविता लिखे थे। कौन? हरिसेन जी लिखे थे। क्लियर हो गया? बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करिएगा। 15वां प्रश्न क्या है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की जो है संख्या कितनी बताई है, बता सकते हैं? तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है ना? कितनी बताई गई है? अगर बताना चाहते हैं तो बताइए। तो आप जान लीजिए ऑप्शन नंबर बी 12 बताया गया है। क्या बताया गया है? 12। तो हरिसेन जी जो हैं समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और ये 12 बताया गया है कि दक्षिणापथ के शासकों की अगर संख्या पूछा जाए तो 12 बताया गया है। तो देखिए हरिसेन जी जो हैं 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं का और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किए हैं। ठीक है? ध्यान रखिए, थोड़ा-थोड़ा जान लीजिए। पहला में आर्यवर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है? आर्यवर्त के जो 9 शासकों थे उससे समुद्रगुप्त जो है हराया था। ये इसके बारे में जो है बताते हैं। अब 12 शासक आते हैं, इन सब के हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने जो है ये जो 12 शासक थे वो समर्पण कर देते हैं। समझ गए? तो बड़ाई हो रही है तो सारा चीज बता रहे हैं हरिसेन जी, तो इसमें से ये भी है। तीसरा आता है कि पड़ोसी देशों में जैसे असम, उसमें पड़ोसी देश में असम भी आता था, ये भी ध्यान रखना है। तटीय बंगाल आते थे, ठीक है? नेपाल आता था, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ उस समय होते थे, आते थे, ठीक है? उससे भी समुद्रगुप्त ने मतलब एक तरह से जीता ही था। और ये ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त जो है समुद्रगुप्त के लिए ये सब उपहार लाते थे, जितने जो भी जीता था, असम को, तटीय बंगाल, नेपाल को, ये सब जो है उपहार लाया करते थे। इनके आज्ञा पालन होती थी, तो इसके बारे में भी बात होता था। चौथा है ब्रह इलाके में तो बाहरी इलाके की बात हो रही है। वहां के शासक जैसे कुषाण हो गए, शक हो गए, वंश के थे, ठीक है? इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त के अधीनता स्वीकार किए थे, ठीक है? अपनी पुत्री का विवाह करवाए थे, उससे करवा दिए थे। तो ये सब जो है आपको तारीफ में लिखा गया है। और दक्षिणापथ की अगर बात करेगा स्पेशली तो 12, ये ध्यान रखना है। और आर्यवर्त के कितने शासक थे? तो 9 थे, ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह जो है बांटा गया था समुद्रगुप्त के बारे में कि विक्रम संवत की शुरुआत जो है किस शासक से जोड़कर देखा जाता है, मतलब कौन शासक था? तो ऑप्शन नंबर डी जो देखेंगे वो सही दिखाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है? देखिए विक्रम संवत मतलब 58 है ना, 58 ईसा पूर्व की बात करता है, समझ गए? इसी के समय हुआ था और इसी को विक्रम संवत बोला जाता है, जो कि किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये हुआ था, जोड़ा जाता है, समझ गए? और एक बात जान लीजिए कि शकों पर विजय किया था, विजय की प्राप्ति किया था, इसलिए माना जाता है, ठीक है? विजय की प्राप्ति किया था और इसी संवत की स्थापना इसी के समय हुआ था, ठीक है? और विक्रमादित्य की भी उपाधि लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्लियर हो गए? इसमें ज्यादा तो हमको नहीं लगता डिटेल बताने की आवश्यकता है, और ज्यादा डिटेल जाना है तो मेरा एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, वो देखिएगा। 17वां प्रश्न है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? बताइएगा, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? कोई रोका होगा? तो हाँ, रोकने वाला और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। पुलकेशिन द्वितीय तो कहाँ जा रहा था? दक्कन की ओर बढ़ रहा था और बढ़ने की कोशिश ही कर रहा था कि चालुक्य वंश के जो थे पुलकेशिन द्वितीय, वो जो है रोक दिए थे हर्षवर्धन को। बस क्लियर हो गए, और ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। 18वां प्रश्न की बात करते हैं। तो पल्लवों के काल में नगरम जो है किसे कहा जाता था? तो नगरम जो है किसे कहा जाता था? तो एक जान लीजिए व्यापारिकों के संगठन को कहते थे, नगरों को नहीं, संगठन को कहा जाता था। व्यापारी का एक संगठन होता था, उसी को कहा जाता था नगरम। होता था कि सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली जो भूमि स्वामी होते थे और व्यापारी के बीच जो है नियंत्रण था। मतलब भूमि स्वामी होते थे, मतलब शक्तिशाली भूमि स्वामी होते थे, धनी व्यक्ति जो होते थे,
एक सभा होती थी और व्यापारी जो थे, उन सब के बीच में ये बनाया गया था, एक संगठन बनाया गया था, उनके बीच में नियंत्रण कैसे रखा जाए, ये बनाया गया था। ठीक है? 19वां प्रश्न की बात कर रही, तो जनपद का जो है क्या अर्थ होता है? तो जनपद का क्या अर्थ होता है या अगर आपसे पूछे, तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी जो लगाइएगा वो सही लगाइएगा। जन के बसने की जगह को हम जनपद कहते हैं। थोड़ा विस्तृत रूप से हो जाए। अब चलिए आगे जानते हैं जनपद है क्या? है ना? तो देखिए महायज्ञों को करने वाले राजा अब जो हैं जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। दिल्ली में पुराना किला जो देख रहे हैं, दिल्ली में जो पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास चले जाइए, हम हस्तिनापुर चले जाइए, एटा के पास अंतर जी खेड़ा में चले जाइए, वहाँ पे आपको ये जनपद का प्रमुख जो है बस्ती की खुदाई हुई है और वहाँ पे मिलता है। और खुदाई से पता चला है कि लोग जो हैं झोपड़ियों में रहते थे। जो जन के लोग थे, जनपद के जो थे, झोपड़ी लगाकर रहने लगे थे, बसने लगे थे। ठीक है? मवेशियों तथा अन्य जानवरों को भी पालने लगे थे। ये जनपद में होता है और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे लोग रहने लगे, तो वहाँ पे पता है फसल भी उपजाने लगे थे। कौन-कौन से फसल? तो चावल का फसल होने लगा था, आपका गेहूँ, धान, चावल हो, गेहूँ, धान एक ही है, ये ध्यान रखना है, धान और चावल एक ही है। चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसे फसलें उगाई जाने लगी। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो जनपद के बाद महाजनपद का कब हुआ? तो 25 मतलब 2500 साल पहले हुआ। ठीक है? 2500 साल पहले, 2500 वर्ष पहले। अब इसकी बात अगर करें, महाजनपद की बात अगर करते हैं तो सिर्फ सुनिए और याद होगा। तो देखिए महाजनपद की अगर बात करें तो 2500 वर्ष पहले हम मानते हैं कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। मतलब कुछ-कुछ जो जनपद हैं वो बड़े विस्तृत रूप से हो गए, बड़े अमीर टाइप के हो गए। ठीक है? डायरेक्ट सुनिए। तो वो महाजनपद के रूप में कहलाने लगे। मतलब मान लीजिए आपके पास 10 बस्ती है, 10 बस्ती का एक मान लीजिए बनाया हुआ घर है, तो वो जनपद है। और 10 से ज़्यादा आपके पास 20 है, तो वो महाजनपद में बदल गया। समझ गए नहीं? ठीक है, आगे चलें और बाद में और याद रखिएगा, जनपद और महाजनपद में थोड़ा अंतर हो जाता है। महाजनपद में लकड़ियों का घर बनने लगा था, ईंटों का घर बनने लगा था, पत्थरों का घर बनने लगा था, ऊँचे-ऊँचे दीवार बनने लगे थे। इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, किलाबंदी होने लगा था महाजनपद। देखिए, 21वां प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उससे पहले यहाँ पे देखिए असत्य कथन चयन करें। मतलब असत्य कथन का चयन करना है, मतलब गलत बताना है। तो आप बताइए ये क्या होगा? तो याद रखिएगा महाजनपद को दिमाग में रखिए। तो महाजनपद में हल्के जो फाल हैं, अब लोहे के बनने लगे। तो हाँ, एकदम सही बात है। लोहे के हल बनने लगे थे। लोहे के हल जो होते थे वो बनने लगे थे। है ना? तो ये तो असत्य बोल रहा है और यहाँ है सत्य, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो चलिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये हो गया। ठीक है। अब चलिए मान लीजिए धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया, जो कि हम ऊपर बता चुके थे कि धान की शुरुआत हो चुकी थी जनपद में ही, तो महाजनपद में तो और होगा, है ना? तो ये दोनों सही है, लेकिन हमें बताना है सत्य, तो ना तो 1 ना तो 2 जो है सत्य है ना? अगर असत्य होता तो 1 और 2 दोनों लगा देते या 1 होता तो 1 लगा देते। तो यहाँ पे दोनों सही है, दोनों सत्य है और सत्य तो है ही नहीं, तो डी होगा आंसर, समझ गए? चलिए आगे चलते। महाजनपद के बारे में तो बताया ही ना। उस समय पत्थरों का दीवार बनने लगा था, लकड़ी का महल बनने लगा था, ईंटों का बनने लगा था, चारों तरफ किलेबंदी होने लगी थी, राजधानी बनने लगे थे, ठीक है? महाजनपद में महाजनपदों की एक राजधानी होने लगी थी। आगे चलते हैं, 22वां प्रश्न की बात करें तो पानी जी के संबंध में बात हो रही है, तो पानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे दिए गए कुट में से सही विकल्प चुनें। इसमें सही बताना है, मतलब सत्य बताना है, सत्य नहीं बताना है, सत्य बताना है। तो बताइए कि अगर संबंध में बात करें तो उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, जो कि एकदम सही है। पानी जी जो है संस्कृत व्याकरण से संबंधित हैं, संबंध रखते हैं, ठीक है? व्याकरण वेदों के नाम से ये जाने जाते हैं, सबसे प्रसिद्ध है व्याकरण के मामले में। तो समझ गए? तो ये सही है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन के बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया, जो कि एकदम गलत है। ऐसा कुछ है ही नहीं, ये गलत है, ठीक है? तो जान लीजिए कि दूसरा बताया हुआ निष्कर्ष जो है गलत है। सिर्फ आंसर केवल एक सही है, जो कि सत्य है। आगे चलिए, 23वां क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। 23 क्वेश्चन नंबर क्या है कि बज्जी संघ का वर्णन जो है किस पुस्तक में है? तो बज्जी संघ का जो वर्णन है किस पुस्तक में है बताइएगा। 23 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी दीर्घ निकाय से है। किससे है? दीर्घ निकाय से। तो बज्जी संघ का जो है दीर्घ निकाय से लिया गया है, आप जानते हैं। इसका वर्णन जो अगर पूछे आपसे तो दीर्घ निकाय से लिया गया है, ये हम जान गए। संघ जो है एक दीर्घ निकाय है, ये आप जान गए। और दीर्घ निकाय एक तरह से प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है?
24 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो पुरी, उड़ीसा मतलब उड़ीसा जिसको बोलते हैं, में जगन्नाथ जी का मंदिर जो है किस वंश के शासक ने बनवाया? तो जगन्नाथपुरी जाइए, उड़ीसा में जाइए, जगन्नाथ जी का जो है मंदिर है, बताइए कौन शासक बनाया था? इतना बड़ा मंदिर है भाई, बता सकते हैं? तो गंग वंश का नाम सुने? जो कि ऑप्शन नंबर डी देख होंगे, इन्होंने बनवाया था। तो गंग वंश ने बनवाया था। कब बनवाया था? 12वीं शताब्दी की बात हो रही है, ठीक है? 12वीं शताब्दी की बात हो रही है। 12वीं शताब्दी में ये हुआ था, जानते हैं। और प्रतापी राजा जो है, ध्यान रखना है, गंग वंश के जो है एक अत्यंत शक्तिशाली, प्रतापी, जो कह सकते हैं आप, राजा है अनंत वर्मन। अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ की मंदिर बनवाया था। ये सब बताया गया है चैप्टर 1, चैप्टर 2 मैं बता दे रहा हूँ, अगर विश्वास नहीं होता तो आप देख सकते हैं। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? बताएंगे? बताइए, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? बंगाल को जीता था। तो ये जो पता है क्लास 7 का ही क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर नंबर 6 चले जाइएगा, उसमें इसकी चर्चा किया गया है। तो याद रखिए इसका डेट है 1586 ईस्वी में। तो अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? तो 1586 में जीता था, 1586 में जीत गया था। और ध्यान रखिएगा 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीता था, मतलब बंगाल को जीता था, तो उसे सूबा माना गया था जब ये बंगाल को जीता था। तो ठीक है, बस इतना जान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सुनिए 26 क्वेश्चन नंबर, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो आपको सत्य कथन का चयन करना है, आपको यहाँ आंसर देना है, बताइएगा क्या है। तो देखिए पहला आगे तो आप पढ़िए, नैनावार जो है शैव संत थे, तो एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अलवार जो थे वो वैष्णव संत थे, ये भी सही है। लेकिन तीसरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ये संत केवल जो हैं, जो नैनार हैं, अलवार जो हैं, ये जो हैं केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लिए थे? तो नहीं, केवल इनके लिए नहीं थे। पुलैया और पनार जो जाति थे, ये इनके लिए तो थे ही, और लेकिन सभी धर्मों के लिए, मतलब सभी जातियों के लिए भी नैनार और अलवार जो था, ये धर्म सभी के लिए था, इन लोग के लिए भी था और सभी के लिए। तो यहाँ पे केवल लगा दिया, यही गलत हो गया। ठीक है, तो तीसरा आंसर सही नहीं है, तो 1 और 2 जो है सही है, और ये बहुत अच्छा आंसर था। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। चलिए आगे बढ़े। 27 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से सुनिएगा। 27 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहले नीचे क्वेश्चन पढ़िए, नीचे दिए गए कुट में से सही विकल्प चुनना है, मतलब सही विकल्प चुनना है। तो देखिए, वहार पांडु का बंदरगाह था, तो नहीं, ये गलत है। मदुरई चोलों का बंदरगाह था, तो नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ये आंसर सही है। ठीक है, तो अब इसके बारे में जानना होगा। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्या के सत्ते थे। ठीक है, बिंदु थे सत्ता करने का। एक था अंतरदर्शीय, एक तटीय क्षेत्र। मतलब अंतरदर्शीय आप जानते हैं, एक तटीय क्षेत्र जो कि समुद्र के किनारे वाला हिस्सा को बोलते हैं। तो समझ गए? फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। ये जो पुहार है, ये पांड्यों का नहीं था, ये चोलों का बंदरगाह था, चोलों का था। और पुहार को कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। और मदुरई जो है, ये पांड्यों का बंदरगाह था, मतलब पांड्यों का राजधानी माना जाता है, ये जान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्लियर हो गया। तो ये मदुरई जो है पांड्यों का बंदरगाह भी कह सकते हैं। तो यही आंसर है, जो कि इसमें से दोनों गलत था, ऊपर नीचे जो शब्द थे अगर रहते तो सही होता। आगे चलिए, और भी जानकारी बाद में देंगे। अभी मॉक टेस्ट दिवा रहा हूँ, ज्यादा डिटेल मैंने बोल दिया है। एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव महेश वर्णवाल का चल रहा है, वो से आगे देखेंगे। 4 ही सेट है इसका, ये भी जान लीजिए, बहुत काफी है। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। मतलब दार्शनिक शंकर हैं, शंकर के बारे में बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। 28 क्वेश्चन नंबर, तो आप बताइए क्या होगा। तो देखिए, शंकर का जन्म जो है 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ है। तो ये देखिए, तमिलनाडु में हुआ, ये क्लियर अभी नहीं है, तो ये आपका गलत है, आपका केरल में हुआ था। ठीक है, शंकर किनको बोला जा रहा है, बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में करिएगा जरूर। ठीक है, शंकर किनको बोला गया है, जरूर बताइएगा। शंकराचार्य को बोला जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो 8वीं शताब्दी की बात करें तो 8वीं शताब्दी की तो बात सही है, लेकिन इनका जन्म तमिलनाडु में नहीं, केरल में हुआ। तो ये तो गलत हो गया, हमको सत्य बताना है, तो एक तो गलत हो गया, जिसमें एक होगा उसको कट कर दीजिए। बच गया क्या? बी आंसर, क्योंकि 2 और 3 ही तो होंगे। क्यों होंगे? चलिए, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। हाँ भाई, शंकराचार्य जो हैं, शंकर जो यहाँ पे लिख दिया है, आदि शंकराचार्य हैं, वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा है, ये भी सही है। ठीक है, मिथ्या या माया कहा है।
मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है, तो एकदम सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये जो है आपका सही है, बी आंसर आपका सही होगा। 29वां प्रश्न की बात करते हैं, तो वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? अगर मेरा वीडियो देखे होंगे, प्राचीन का देखोगे या मॉडर्न का देख रहे हैं, हिस्ट्री का देखोगे, तो ये सब क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। वीर शैव आंदोलन जो है किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ बताइए। और ये क्लास जो है मैं क्लास भी बताते चल जाऊंगा, किस क्लास के कौन से चैप्टर में है, ठीक है, ये जरूर बताऊंगा। तो याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 29, ये क्लास 7 से पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 6 है, पेज नंबर भी इसका मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 63 है, 63 है। तो आप जाइए और इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो वीर शैव आंदोलन जो है किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तो कर्नाटक क्षेत्र में ये जो है प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुआ। ये क्लियर हो गए। अब अगर देखा जाए वीर शैव की बात करें तो भक्ति आंदोलन से संबंधित है, तो ये तमिल भक्ति आंदोलन से संबंधित है, मंदिर पूजा से संबंधित है, ये भी जान लीजिए। तो और प्रैक्टिस जब एनसीईआरटी पढ़ाएंगे भक्ति आंदोलन का तो उसमें क्लियर है आपका। महात्मा गांधी का प्रिय भजन जो है वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने दे, ठीक है, किसने लिखा है? जैसे महात्मा गांधी का प्रिय एक भजन था जिसका नाम है वैष्णव जन तो तेने कहिए, मतलब वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने दे। ये किसने लिखा है, जो कि महात्मा गांधी को बहुत पसंद था, ठीक है। तो लिखने वाले का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो नरसिंह मेहता का नाम आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी देखे होंगे। 31वां प्रश्न है, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? ठीक है, तो प्रारंभ में अगर पूछे शुरुआती में नाथ जो एक पंथ था भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था? नाथ पंथ तो उत्तरी क्षेत्र में हुआ था। किसमें? उत्तरी क्षेत्र में माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है, 32वां प्रश्न है, मीराबाई किसकी अनुयायी थी? हम जानते हैं रविदास जी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो लगाए वो सही लगाए। तो चलिए मीराबाई के बारे में जानते हैं। तो मीराबाई जो है एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह जो है 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा थे, ठीक है, मेवाड़ के एक राजशाही घराने में हुआ था। बस इतना जान लीजिए, किनका? मीराबाई का हुआ था। ये राजपूत राजकुमारी थी, ठीक है, 16वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो देखिए, आप तो जान गए रविदास जी के बारे में। तो रविदास जी जो होते ना अस्पृश्य जाति के थे, मतलब कहने मतलब नीचे जाति के थे, ठीक है, मानते हैं। और इनके जो शिष्य बनी थी कौन? मीराबाई बनी थी। ये तो आप जान गए। मीराबाई क्या थी? शिष्य थी रविदास जी का। 33वां प्रश्न की बात करते हैं, चोल काल में, अगर ज्यादा वीडियो बोरिंग टाइप लगे तो स्पीड कर लीजिएगा, ठीक है। चोल काल में करों के संबंध में, करो मतलब टैक्स की बात हो रही है, संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नीचे दिए गए कुट को सही विकल्प चुनना है। तो इसमें सही विकल्प जाना मतलब चोल काल की बात करते हैं, उसमें करों की संबंध में हम लोग को बात करना है, टैक्स के बारे में बताना है। तो आगे पढ़िए। बेटी एक प्रकार का, बिट्टी बोला जाता है, बेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नकद में संग्रहित किया जाता था। बेट्टी एक कर था, ठीक ना, जो कि नगद में संग्रहित किया जाता था, नगद, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि कदमई एक भू राजस्व था। कदमई जो है एक भू राजस्व था, समझ गए। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो सिर्फ दूसरा जो है आपका सही है, कदमई जो है एक भू राजस्व था, बस इतना जान लेना है। तो दूसरा प्रश्न जो है आपका ये सही होगा, ठीक है। पहला क्यों गलत है, अब इसके बारे में आपको तो जानना होगा। तो आगे सुन लीजिए कि आगे तो चोल काल जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, स्थानीय क्षेत्र के लिए माना जाता था चोल काल, चोल वंश जो था, ठीक है, जो तमिलनाडु में जो शासन करने वाले जो चोल शासक थे तमिलनाडु क्षेत्र में, उसमें जो है एक शिलालेख मिला है। शिलालेख में वो बताया गया है, व्यक्त किया गया है 400 करोड़ के बारे में, ठीक है। 400 से अधिक शब्द लिखे गए हैं करोड़ के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे अधिक जो है उल्लेखित कर जो है बेटी है, जो कि नगद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता है। तो ये जो नगद आप देख रहे हैं ना, ये बेटी के रूप में नहीं है, क्योंकि बेटी जो कर था वो नगद में नहीं होता था, ये जो है जबरन लिया जाता था, जबरन मजदूरी ली जाती थी, इसके बारे में लिखा गया है। 34 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो कबीर का बात करते हैं, रविदास जी का तो हम पढ़े, ऊपर कबीर जी का पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं जुलाहा परिवार में हुआ था, जुलाहा परिवार में हुआ था, क्या आप जानते हैं? तो कबीर का जन्म की बात करें तो 15वीं से 16वीं शताब्दी मानी जाती है, 15वीं से 16वीं शताब्दी, ठीक है, ये तो आप जान गए 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। इनका अगर कबीर जी की बात करें, पालन पोषण की बात करें, ठीक है, मतलब बनारस के आसपास के क्षेत्र जो है मुस्लिम का एक एरिया था, जहाँ जुलाहा यानी जो है बुनकर परिवार में हुआ था,
ठीक है, इनका जो है पालन पोषण किए थे, समझ गए। कुछ भजन जो है गुरु ग्रंथ साहब पंचवाणी बीजक में जो है संग्रहित एवं सुरक्षित है कबीर जी का, जानते ही हैं आप। तो बीजक तो आप नाम सुने ही हैं, तो बीजक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर की बात करें, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो लंगर व्यवस्था की अगर शुरुआत की बात करेंगे ना, तो हम गुरु नानक जी को याद करेंगे, क्योंकि सिख धर्म के लोग ही लंगर शुरू किए थे। अगर पूछे क्लास, तो देखिए सब में लिखा हुआ है, बार-बार कितना बोलूँगा, क्लास 7 है, चैप्टर नंबर 6 पढ़िएगा तो इसमें इनकी चर्चा है। जो अभी कबीर जी का पढ़े तो क्लास 7 का ही है, चैप्टर नंबर 6 में उनकी भी चर्चा है, भक्ति आंदोलन का। ये तलवंडी में इनकी जन्म हुई थी, जो कि पाकिस्तान के नानक साहब जो वर्तमान में पड़ता है, वहाँ पे है। 36 क्वेश्चन नंबर है कि संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? तो जैसे ही संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे तो पानी जी को तो याद कर लीजिए, क्योंकि हम जस्ट इनके बारे में चर्चा की है, तो इसमें हम ज़्यादा हैं। क्लास अगर पूछे तो 7 ही लगा दीजिएगा। 37 क्वेश्चन नंबर बात करें तो स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो स्वामी महावीर की बात हो रही है, मतलब जैन धर्म से संबंधित है, तो प्राकृत भाषा, जैसे ही जैन धर्म हो प्राकृत, बौद्ध धर्म हो तो हम पाली लगा देंगे। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलें, तो इसमें हमको नहीं लगता ज़्यादा सोचने की जरूरत है। 38 क्वेश्चन नंबर है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैन धर्म के संदर्भ में अगर बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैन धर्म के बारे में जानना है तो आगे जानिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, तो क्या यह सही बात है? बता सकते हैं तो बताइए। तो हाँ, ये सही है। 38 का क्वेश्चन सही है, व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। साधारणतः किसान वर्ग के लोग में जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो हाँ, किसान वर्ग लोग नहीं कर सकते, क्योंकि कीड़े मकोड़े मारने का तो मजबूरी है, खेती करेंगे तो उसमें मरेगा ही। तो भाई किसान लोग नहीं भाग लिया, इसमें सम्मिलित नहीं हुए। तो ये तो है ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? आप बता सकते हैं। वास्तविक प्रवर्तक तो हमारे महावीर जैन जी ही थे, लेकिन शुरुआत कौन किए थे, प्रथम कौन थे, बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। 39 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? ध्यान से सुनिएगा, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए एक नियम है, उसका संकलन जो है आपको किस ग्रंथ में मिलेगा, बता सकते हैं। तो भिक्षुकों के लिए अगर बनाए गए संघ का संकलन की बात करेगा तो हम बताएंगे विनय पिटक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बात करते हैं। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और ये सच बात है। घर त्यागी एक साथ एकदम निकल जाइए, पढ़िए, 100% जॉब है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था, जो कि घर त्याग के अगर जाएंगे तो ठीक है एक साथ रह सकेंगे। ये मतलब बनाया गया था कि भाई घर त्याग देंगे तो रहने का भी तो जगह होना चाहिए, तो इसके लिए संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों को ही विनय पिटक नामक ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है, संकलन किया गया है। बस इतना ही था। 40वां प्रश्न को ध्यान से सुनिए। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? बौद्ध धर्म के बारे में सही नहीं है, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, क्या ये सही है? बताइए तो एकदम सही है, अलग अलग बनाए गए थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, क्या ये सही है? एकदम सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, एकदम लेनी होती थी, इसमें कोई शक नहीं है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, तो नहीं, यही तो गलत है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था। विवाहित स्त्री हो या जो हो, इनकी अनुमति जो है आवश्यक ही नहीं थी, ऐसा कुछ, ठीक है, ये जान लीजिए। आगे चलिए, आपसे बात करते हैं 41 क्वेश्चन नंबर, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो महायान हीनयान किससे संबंधित है? आगे तो ये पता होना चाहिए, तो बताइए महायान और हीनयान किससे संबंधित है, उसके बाद ही आप बता सकते हैं, बताइए। तो जान लीजिए, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रही है, सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, एकदम सही है। हीनयान महायान जो है बौद्ध धर्म से है। स्वयंवर दिगंबर होता तो जैन से लगा देते। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। महायान जो है मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था, एकदम सही बात है। महायान जो है मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था, लेकिन हीनयान जो है मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं दिया था, ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों सही है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये महायान, और मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था, ठीक है, कौन? महायान। 42 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि बौद्धिस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्धिस्ट के संबंध में अगर बात करें, इन पे विचार करना है और बताना क्या है, सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन का चयन करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ लीजिए। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे,
क्या ये सही है? बौद्धिस्ट तो हैं, जो बौद्ध को अपनाए हैं, उनके बारे में यह है कि वे ज्ञान प्राप्त के पश्चात जो है एकांतवास में साधना करते थे। क्या ये सही माना गया है? तो देखिए ऐसा कुछ नियम नहीं बताया गया है, ठीक है? तो हम इसे मानेंगे नहीं। बौद्धिस्ट की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी। तो हाँ, एकदम ये सही है, लोकप्रिय तो था ही, तो इसमें केवल एक तो गलत हो गया, ठीक है? तो आपका तो बचा बी जो कि यही सही होगा क्योंकि बौद्धिस्ट की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी, ये सही है। तीसरा प्रश्न है, वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए, तो एकदम सही बात है। जापान में, चीन में और दक्षिण कोरिया में ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं बौद्धिस्ट, मतलब बौद्ध का प्रचार हुआ है। तो ये भी सही है, लेकिन एक गलत है। एकांतवास में साधना करते थे, तो ऐसा कुछ था नहीं। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 43 है कि भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। अब देखिए, भारत की यात्रा पर आए थे, बहुत चीनी बौद्ध आए थे, चीनी बौद्ध यात्री आए थे और उनको काल क्रम के अनुसार आपको सजाना है। तो आगे तो पहले कौन आया? 1 मिनट, पहले कौन आया ये ज़रूरी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, फ़हियान का नाम सुने, तो सबसे पहले आगे तो फ़हियान का टिक लगाइए, ठीक है? पहले फ़हियान लगाइए, ये जान लीजिए। तो पहले फ़हियान होगा, उसके बाद ह्वेंगसांग आएगा, फ़हियान के बाद हेंगसांग, तो इसमें इत्सांग है, यहाँ पे हेंगसांग है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे। हेंगसांग आएगा, लास्ट में आपका इत्सिंग आएगा, ठीक है? इत्सिंग आएगा, इत्सिंग आएगा। देखिए हेंगसांग को ही श्वेन त्यांग कहा गया है, फाशियन कहा गया फ़हियान को, बस इतना ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो ये कालक्रम आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, क्लास चैप्टर नंबर जो है 6 जाइएगा और क्लास 7 का बुक पलटिएगा तो आपको मिलेगा, ठीक है? अब इतना तो जान लीजिए कि फ़हियान जो आया था, ये 1600 साल पहले आया था, ये माना जाता है फ़हियान को, ठीक है? उसके बाद 1400 साल पहले आया था शेन त्यांग जिसका नाम है हेंगशांग, ये माना जाता है और 50 साल बाद जो आया था इत्सांग आया था, बस इतना जान लीजिए। और भी बहुत हैं जो कि हम बाद में बात करेंगे। 44 क्वेश्चन नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? यही तो पूछ रहा है। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीस था कि और कोई था? बता सकते हैं? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीस था। इसी को भेजा गया था। तो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी जो राजा सेल्यूकस निकेटर है, उसका राजदूत का नाम था मेगास्थनीस। क्लियर हो गए? और कुछ जानने की इसमें जरूरत नहीं है। 45 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? ठीक है, विदेशी आक्रमणकारी जो भारत पे जो है आक्रमण किए थे, उनका नाम बताइए। सबसे पहले कौन आया था? ठीक है, तो हिंद यवन का नाम सुने होंगे। हिंद यवन आया था, ये जान लीजिए, कुषाण पहले नहीं आया था, हिंद यवन आए थे पहले। सेकंड में आया था आपका, कौन आया था बताइए? तो शाक आए थे, मतलब शक आए थे। कुषाण नहीं आए थे, शक आए थे। तो ये सब तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, ठीक है? शक आए थे, तो आपका सी जो है आंसर वही सही होगा। शक आए, उसके बाद क्या आए थे? हिंद पार्थियन आए थे, लास्ट में कुषाण आया था। ये जान गए तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, ठीक है? और ये क्लास 7 का चैप्टर 2 में है, इसकी चर्चा है, आप देख सकते हैं, ठीक है? और याद रखिएगा 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गए थे। मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद क्या हुआ? इसी स्थान पे साथ में अन्य जगहों पर भी कई नए राज्य का उदय होने लगा था। मतलब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का अंत हुआ, कई राज्य उदय होने लगे, अपने-अपने राज्य बनाने लगे, अपने-अपने शासन बनाने लगे, अपने-अपने राज्य सत्ता निभाने लगे। 100 साल पहले माना जाता है कि यमन जो है, हिंदी यमन जो है शासन किया था। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर और पश्चिमी भारत में शक शासन किए थे, ये जान लीजिए। किधर-किधर? तो पश्चिमोत्तर, उत्तर और पश्चिम भारत में जो है शक नामक जो है मध्य एशिया के में किए थे। याद रखिएगा, लोगों ने शासन स्थापित किया था। इनमें से कुछ राज्य लगभग जो है 500 वर्ष तक टिके रहे, मतलब कुछ राज्य जो है 500 वर्ष टिके रहे थे। उसके बाद आपका आया था, ठीक है? और शक के बाद क्या माना जाता है कि हिंदी पार्थियन को इसी के रूप में डाला गया है, इतना जान लीजिए। उसके बाद जो है कुषाण को माना गया है 2000 वर्ष पहले, ठीक है? का शासन स्थापित किया था कुषाण 2000 याद रखिए वर्ष पहले बताया गया है। बस इतना जान लीजिए। हिंदी पार्थियन का बस बीच में नाम आ गया इसलिए जोड़ा गया क्योंकि शक के समय में ये जुड़ा हुआ था, बस इतना जान लीजिए और कुछ ऐसा चर्चा नहीं। देखिए 46वां प्रश्न है कि अशोक ने जगह-जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारों की नियुक्ति की। इन अधिकारों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था?
तो किस नाम से जाना जाता था? बता सकते हैं? तो धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है? धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। महामात्र या मात्र एक ही है, ध्यान रखना है। तो अशोक ने जगह-जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारी जो होते थे उनकी नियुक्ति किया था कि भाई जाइए शिक्षा दीजिए और बौद्ध का बढ़ावा कीजिए। अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? जो शिक्षा देने जाते थे, उन्हें धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। 47 की अगर बात करते हैं तो अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे बढ़िया से जान लीजिए। तो अशोक के बारे में बोल रहा है, अशोक के संबंध में आपको बताना है, कथनों पर विचार करना है। तो बताइए क्या होगा? उपरोक्त कथनों में कौन-सा जो है कथन सही है, ये बताना है। कौन-सा सही है या कौन-सा कथन सही है? बताइए। तो अशोक के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग। अशोक के सिवा तो हमको नहीं लगता कि नहीं जानते होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अशोक के बारे में अगर जानना है, तो सुनिए अशोक के बारे में। तो देखिए, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुँचाने की कोशिश की। एकदम सही बात है। ये तो अशोक ही शुरू किया था, पहला शासक भी था। अभिलेखों के द्वारा जो है जनता को अपना संदेश पहुँचाने लगा। दूसरा, अशोक ने के ज़्यादातर अभिलेख खरुष्टी लिपि में है, तो ये गलत है। खरुष्टी लिपि प्राकृतिक और ब्रह्म लिपि में ज़्यादा माना गया है। ठीक है? खरुष्टी अगर आपसे पूछे खरुष्टी लिपि में लिखा गया तो नहीं लिखा गया है। डायरेक्ट काट दीजिएगा, समझ गए? तो आपसे पूछेगा कि जनता तक अपना संदेश पहुँचाने की कोशिश किया था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो हैं खरुष्टी लिपि में नहीं, खरुष्टी लिपि में है ही नहीं, प्राकृतिक और आपका ब्रह्मी लिपि में, इतना जान लीजिए। ठीक है? आगे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन की। तो अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है और ये सही है, कलिंग युद्ध का वर्णन स्पेशली किया गया है और 13वां अभिलेख में इसकी चर्चा की बात कहा जाता है ना? 13वें शिलालेख में। तो क्लियर है? तो 1 और 3 सही है, 2 तो नहीं है, जिसमें 2 है गलत है। ठीक है? तो 1 और 3 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलिए 48 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो मुगलों की जागीरी जो है, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? सुन लीजिए फिर से 48 क्वेश्चन नंबर कि मुगलों की जागीर जो है दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? किसके बराबर माना गया है? बताइएगा। बताएंगे 48 एकता। एकता के बराबर माना गया है। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? चल सकते हैं। आगे बात करते हैं 49 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन पर चयन कीजिए। यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। क्या यह सही है? तो इतना है, लेकिन व्याकरण से संबंधित ऐसा चर्चा नहीं किया गया है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, संस्कृत भाषा में नहीं है, संस्कृत महाकाव्य पर आधारित है। और याद रखिएगा ये जो है मलयालम भाषा में कृति किया गया है, ये जान लीजिए, जो कि उपरोक्त में से डी जो है आपका सही होगा, क्योंकि उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। ठीक है, तो हैं फिर से सुन लीजिए 50 प्रश्न। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, बताइए। 50वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे। तो देखिए इसमें से आगे आपको ध्यान रखना होगा कि गंधार, जौगढ़, ब्रह्मगिरी, गिरनार, लुगनी, ये सभी जगह पे जो है अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो उपरोक्त में से सभी जगह पे ये प्राप्त हुआ है। क्लियर हो गए? तो ध्यान रखना है अशोक के शिलालेख जो है कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार, लुगनी, दिल्ली, वैशाली, सारनाथ, इलाहाबाद, अमरावती, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, याद रखिएगा, और सांची में जो है पाया गया है, जो कि अशोक का शिलालेख पाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, उसमें डिटेल के साथ है, तो आप देखिएगा महेश वर्णवाल का। तो चलिए ये समझिए, आपको मॉक टेस्ट है। ये पहला था इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल दिया था, अब नहीं दूंगा, अब सिर्फ मॉक टेस्ट करवाऊंगा। कैसा लग रहा कंटेंट जरूर बताइएगा। 51 क्वेश्चन नंबर है कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहां भेजा था? तो कहां भेजा था बताइए। अशोक जो है ऊपर आप पढ़े कि धम्म के भी अपना धम्म प्रचार के लिए, समझ गए, तो लोगों को भेजा गया कि भाई बौद्ध धर्म का प्रचार करिए, धम्म का प्रचार करिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा सीरिया तो भेजा ही था, मिस्र भी भेजा था और श्रीलंका भी भेजा था अशोक ने। तो उपरोक्त में से सभी होगा, ये आप जानते हैं। तो चलिए आगे चलेंगे। और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है भी भेजा गया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। कहाँ भेजा गया था ये तो कमेंट बॉक्स में कर ही सकते हैं आप, बहुत इजी है। 52 क्वेश्चन नंबर है कि मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? बताइएगा। मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को एक पद दिया जाता था, तो कौन सा पद दिया जाता था?
बताइए। तो राज्यपाल का, गवर्नर का पद दिया जाता था, समझ गए, जो ऑप्शन नंबर ए है। मौर्य साम्राज्य के जो राजकुमार बनते थे, जो गद्दी पे बैठना हो फ्यूचर में, उनको दिया जाता था, या उनके पुत्र को, राजा के पुत्र को गवर्नर के पद पे दिया जाता था। ठीक है, ये जान लीजिए। और छोटे-छोटे प्रांत में इनको राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाता था, जो कि वहाँ के संभालिए, जैसे अशोक को भी भेजा गया था, हम जानते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि बताइएगा, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है, बता सकते हैं? इसको आपको बताना है, सत्य कथन चुनना है, तो बताइए। बड़े आकार के कारण, क्या ये सही है? तो एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है। समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बांटे होने के कारण, तो हाँ एकदम सही है, दोनों सही है, ये फाइनल है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है इसलिए क्योंकि बड़े आकार के कारण होते हैं। ठीक है, दूसरा आप जानते हैं कि समुद्र, पहाड़ी और पर्वतों में बटा हुआ है, इसके कारण भी ये जो है कहा जाता है। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा, जो एनसीईआरटी चल रहा है हिस्ट्री का, उसमें क्लियर करूंगा। 34 क्वेश्चन नंबर है कि महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था, बताइएगा। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता है? मतलब किसी में तो अनाज रखा जाता होगा ना, जैसे मोहनजोदड़ो में भाई अन्नागार बना हुआ था, है ना, तो इसमें भी कुछ तो होगा, बताइए। तो जहां पे अनाज रखा जाता था उसे चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता था। चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता था अनाज रखने के लिए। क्लास 7 का है, चैप्टर नंबर 1 उलटिएगा, उसमें इसकी है। चलिए 55 क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनिएगा। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो पांडुलिपि का क्या महत्व है बता सकते हैं तो बताइए। तो पांडुलिपियों का महत्व अगर पूछे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसके नीचे आपको है चुनना, खत जो है सत्य कथन चुनना है 55 क्वेश्चन नंबर का, जो कि पांडुलिपियों से संबंधित है। बताइए, तो आपको पढ़ना होगा, तो सुनिए। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा है, क्या ये सही है? तो हाँ, अगर आपको पांडुलिपि में प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातें की गई है, चर्चा की गई है, तो 1 तो सही है, इसमें कोई शक नहीं है। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्त हुई है पांडुलिपियों से, हाँ एकदम प्राप्त हुई है, तो दूसरा भी आपका सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है। धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर चर्चा की गई है, क्या ये भी सही है? तो एकदम ये भी सही है, तीसरा नंबर भी सही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो और लास्ट पढ़ लेते हैं, स्तंभ लेखों के अध्ययन में, एकदम सही है, तो ये आपका चारों सही है, और ये पांडुलिपियों से जो है जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो डी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, तो इसमें ज्यादा हमको नहीं लगता की जानकारी देने की जरूरत है। इस क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? निम्नलिखित में कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है, ये आपसे पूछ रहा है, बता सकते हैं? तो देखिए, मथुरा जो है दूसरी राजधानी माना जाता है, किसका? कुषाणों का। तो याद रखिए, कुषाण से जैसे ही बात करें ना, तो कुषाण का सबसे शक्तिशाली अगर शासक पूछेगा तो कनिष्क को टिक लगाइएगा, है ना, सबसे शक्तिशाली कनिष्क है कुषाण का, अगर देखा जाए राजा। देखिए, उसका साम्राज्य की अगर राजधानी पूछे तो पेशावर था, पेशावर कहिए या पुरुषपुर कहिए, दोनों का नाम एक ही है। पहला अगर राजधानी अगर आपसे पूछता है तो पेशावर बताते, क्या बताते? पेशावर। और पेशावर कहिए या पेशावर को पुरुषपुर भी कहा जाता है। ठीक है, राजधानी जो बनाया था पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता था, तो पुरुषपुर और पेशावर एक ही है। और दूसरा राजधानी आपका जो कि मथुरा को बनाया था कुषाणों ने, और ये 2000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। और मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, शुरू से रहा है, आप जानते ही हैं। और यहाँ जो है मथुरा की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो है कुषाणों ने क्या किया था कि बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं, ये भी फेमस हैं, और कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र तो है ही मथुरा, आप जानते ही। तो चलिए आगे चलते हैं। 57 की बात करते हैं, तो अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बताइएगा, अरिकामेडु नामक अगर बात करें, नामक प्राचीन अगर पतन की बात करें तो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बताइए। अरिकामेडु नाम सुन के आपको याद आया होगा पंडुचेरी, पांडुचेरी बोला जाता है, पंडुचेरी, पांडुचेरी। देखिए, ये जो है आपका अरिकामेडु जो नामक अगर प्राचीन पतन पूछे, पतन मतलब बंदरगाह पूछे, तो आप बताना है पंडुचेरी, पांडुचेरी। लगभग इसकी अगर बात करें कि ये जो पतन था वो लगभग समय बताना है, तो आप बताइएगा 2200 से लेके 1900 साल पहले ये जो है पतन था, ये जान लीजिए। और ये पतन जो है ईंटों से बनाया एक ढांचा मिला है, इसलिए अनुमान लगाया गया है। और यहाँ पे एक गोदान रहा हो ऐसा अनुमान भी मिला है, ये जान लीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे। 58 की बात करते हैं, तो जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था? तो जातक कथाओं का अगर संकलन की बात करेगा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो आप बताइए।
बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो जातक कथाओं की बात करें तो बौद्ध अनुयायियों द्वारा होता था, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, सही है। और याद रखिएगा, जातक कहिए, ठीक है, जातक कहिए या जातक कथाएं कहिए, बौद्ध ग्रंथ का, त्रिपिटक का, सुत्त पिटक के अंतर्गत जो है खुदक निकाय का भाग माना गया है। कौन सा? जातक कथा को। 600 कहानियां संग्रह है, 300 वर्ष पूर्व की ये घटना है, तो ये सब तो बहुत है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। आगे सवाल है 59, क्वेश्चन नंबर है कि दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भू स्वामियों को क्या कहा जाता था? बताइएगा, बड़ी भू स्वामियों को क्या कहा जाता था? अगर बात करें दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूमि स्वामी को क्या कहा जाता था, बता सकते हैं तो बताइए। तो इसमें 59 का जो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, बिल्लाल। ठीक है, क्या? बिल्लाल। तो बिल्लाल जो है वो सही है, आप जानते हैं। अब बिल्लाल जो है एक कृषि जमींदारी का एक विशिष्ट वर्ग था। और ये तो आप जान गए कि बिल्लाल कृषि जमींदारों का एक विशिष्ट वर्ग था, जिसमें संगम युग के दौरान, ये जो आप शब्द देख रहे हैं, ये संगम युग के दौरान, याद रखिएगा, संगम युग के दौरान प्राचीन तमिल व्यवस्था में अभिजात वर्ग का गठन किया गया था। मतलब ये जो संगम युग है उसमें भी तमिल वर्ग जो है, प्राचीन जो तमिल व्यवस्था थी उसमें ये जो है अभिजात जो वर्ग थे उनका गठन किया गया था। क्लियर हो गए। और दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में बड़ी भूमि स्वामी को बिल्ला या साधारण हलवाओं को, याद रखिएगा, मतलब देखिए, भूमि स्वामी को बिल्लार, साधारण हलवाओं को उनवार, भूमिहीन मजदूर को दास, याद रखिए, दास कैडिशियार कहते थे, और अधिमई कहते थे, याद रखिएगा। तो इतना तो जान गए। मतलब अगर भूमि स्वामी मजदूर को अगर कहा जाए जिसका भूमि नहीं है, उस मजदूर को कहते थे दास कैडिशियार, और अधिमई कहलाते थे जिनके पास भूमि नहीं है। तो ये जानना जरूरी था, इसलिए चलिए आगे चलते हैं। 60वें प्रश्न की बात करें तो अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले गंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको सत्य कथन चुनना है, आप देख रहे हैं। बताइए, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार की बात करते हैं। कंधार, ऐसे गंधार पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कंधार अभिलेख से जो है संबंध में कुछ बात है, वो बताइए क्या सही है क्या गलत है, सत्य बताना है, इसमें ज्यादा याद रखिए। तो बताइए। तो देखिए, अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश जो है उत्कीर्ण करवाया गया है। ये कंधार अभिलेख की बात हो रहा है, तो एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है सिर्फ केवल सही होगा, क्योंकि इसे ब्रह्मी भाषा में लिखा गया है। ये जो है सत्य नहीं है, ब्रह्मी भाषा में नहीं लिखा गया है, ये जान लीजिए। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, ये 2250 की बात हो रही है, वर्ष पुराना यह अभिलेख है, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। चलिएगा, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती है? तो कौन सी चीजें जो है शामिल होती है, ये बताइए। सत्यकूट का चयन करें। किसका करें? सत्यकूट का चयन कीजिए। तो बताइए 61 का आंसर का जवाब देंगे। तो 61 का क्वेश्चन का जवाब देना है तो दीजिए। क्लास 7 का है, चैप्टर नंबर 2 है, ये ध्यान रखना है। तो पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती है, ये जरूर बताइए। तो बताना है तो बताइए। तो देखिए, इसमें क्या है कि अभिलेख, बात करें पुरातात्विक स्रोत से संबंधित, हाँ भाई अभिलेख में है, इसकी तो एकदम कोई सोचना ही नहीं है, वन सही होगा। दूसरा, मिट्टी के बर्तन, क्या ये सही है? तो एकदम सही है, इसमें भी सोचना नहीं है। चलिए इसे बढ़िया से क्लीन कर देता हूँ बढ़िया से। अभिलेख की बात करें, पुरातात्विक स्रोत की बात हो रही है ना संबंध में, तो अभिलेख तो एकदम होगा, इसमें कोई शक नहीं होगा, तो वन समय होगा। मिट्टी के बर्तन, हाँ भाई मिट्टी के बर्तन का भी इस्तेमाल तो हुआ है, ऐसा थोड़ी कि मिट्टी का बर्तन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, एकदम हुआ है। जानवरों की हड्डियों का, ये सब पुरातात्विक स्रोत से पता चला है कि जानवरों की हड्डियों से पता चला है, अभिलेख से पता चला है, मिट्टियों के बर्तन के बारे में पता है, मिट्टियों के बर्तन से पता चला है, प्राचीन काल की बात हो रही है ना। तो ये भी तीसरा विषय है, तो इसमें तीसरा गायब कर दिया, तो ये गलत हो गया। ये तीसरा सही है, तो आपका तो सी ही सही होगा, क्योंकि इसमें ही सब है 1 2 3। अब 4 तो ऐसे भी सही होगा, धातु से, हाँ एकदम धातु से, औजार से, आभूषण से, ये सबसे तो पता चला ही था, तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? बताइए, प्रारंभिक मानव आखेट खाद्य जो संग्राहक हैं, संग्राहक के रूप में अगर पूछे कि एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे, तो आप बता सकते हैं कि इसलिए घूमते थे क्योंकि, आगे पढ़िए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा तभी पता चलेगा। चलिए, एक जगह रुकने के कारण वहां के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। एकदम सही बात, वहां पे मार के खा जाते थे, तो ये भी सही बात है।
ये मजबूरी थी, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाना था। शिकार ढूँढने के कारण, ये भी सही बात है, पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, शिकार ढूँढने के लिए ही जाते थे। मवेशी का चारा ढूँढने के लिए भी जाते थे, हाँ भाई, जो पालते थे उसके खाने के लिए वहाँ पे भी समाप्त हो जाता था, उसके लिए भी जाते थे, तो ये भी सही है। मौसम बदलने के कारण, तो हाँ भाई, मौसम बदलने के कारण भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो 1, 2, 3, 4 जिसमें आएगा वो आपका सही हो जाएगा। तो यही तो सही है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 63 क्वेश्चन नंबर की बात करें, टोटल 100 क्वेश्चन है और मुझे खत्म करना है। 63 क्वेश्चन नंबर है कि आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें उपरोक्त में से कौन-सा जो है कथन गलत है? यहाँ पे देखिए, गलत मतलब असत्य है, ये ध्यान रखना है, असत्य है। ठीक है? बताइए, असत्य है। आपको यहाँ पे गलत चुनना था, तो हाथ के सिक्के को समानतः ढालकर बनाए जाते थे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब सही हुआ। क्वेश्चन के हिसाब से ये सही हुआ क्योंकि ये भाई ढालकर नहीं बनाए जाते थे, है ना? ठीक है? अब सुनिए, आहत सिक्के समानतः आयताकार, एकदम सही, वर्गाकार, एकदम सही, या गोलाकार होते थे। तो हाथ के सिक्के जो हैं हमेशा आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार होते थे। यह सिक्का जो है कौन? आहत सिक्का जो है चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे, तो एकदम सही है। और यहाँ हमको बताना है गलत, तो दूसरा जो है गलत होगा, है ना? तो पहला और तीसरा जो है वो सही था, ठीक है? लेकिन दूसरा जो है गलत है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना होगा। 64 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 64 क्वेश्चन नंबर है कि मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? बताइए, किनका उल्लेख मिलेगा? अगर मथुरा के अभिलेखों में अगर बात करें, निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? बताइए 64 का। तो इसमें देखिए, सुनारों का मिलता है, लोहार बुनकरों का मिलता है, टोकरी माला बनाने वाले को मिलता है, उपरोक्त में से सभी का इसमें मिलता है। ठीक है? मथुरा के अभिलेख में अगर बात करें तो सुनारों की चर्चा है, लोहा बुनकरों की चर्चा है, टोकरी माला बनाने वाले की चर्चा है, मतलब उपरोक्त में से सभी चर्चा है। ठीक है? अब आप जानते हैं 2000 साल पहले की बात हो रही है। मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। आप जानते हैं मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था, है ना? बौद्ध विहार, जैन मंदिर भी हैं वहाँ, कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है ना? तो आप जानते हैं इसके बारे में। चलिए 65 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 65 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? अब संगम युग को आप पढ़े होंगे, तो संगम युग कहिए या संगमकालीन कहिए, और संगमकालीन का व्यापार की बात कर रहा है ना? उसके संदर्भ में आपको कथन गलत बताना है, मतलब इसमें से 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, तब जानते हैं कि क्या बात है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्लास जो है 7 का ही है, चैप्टर नंबर 6 से ये पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो चलिए जानते हैं। देखिए, आगे तो सबसे बड़ी बात, व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे। नहीं, यही तो गलत है। सिर्फ समुद्री मार्ग का क्यों प्रयोग करेंगे भाई? है ना? तो आगे चलते हैं। आगे सुन लीजिए, व्यापारी इन सामानों को रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाजों और सड़क दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे, जो कि यहाँ पे सिर्फ केवल दे दिया, केवल समुद्री मार्ग नहीं, केवल क्यों भाई? समुद्री और जो है सड़क मार्ग का भी तो इस्तेमाल करते थे, तो यही तो गलत है। यहाँ पे अगर रहता कि समुद्री मार्ग और सड़क मार्ग दोनों, तो सही हो जाता। आगे चलिए, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तथा हम दक्षिण भारत जो है साउथ इंडिया तरफ चले जाइए तो वहाँ पे सोना तो है ही, मसाले के मामले में था ही, दक्षिण मतलब खासतौर पर काली मिर्च की जो मसाले होती थी, काली मिर्च की, वहाँ पे ज़्यादा व्यापार होता था। कीमती पत्थर प्रसिद्ध थे, इसलिए व्यापार के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट था संगमकालीन में। तो ये तो आपका दूसरा तो एकदम सही है, यही तो गलत है, जो कि ये सही होगा, ये तो आप जान गए। अब देखिए, दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण का स्वरूप जो है अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, तो एकदम सही है। क्योंकि देखिए, अगर रोम से व्यापार करते थे, संगमकालीन की बात करते हैं, तो उस समय रोम से व्यापार होता था, वो समुद्री मार्ग और सड़क मार्ग दोनों का इस्तेमाल होता था। समझ गए? और जो है डी तो हटा दीजिए, ठीक है? आपका गलत बताना था, तो गलत तो आपका हो गया, है ना? तो यही तो आंसर आपका सही है, क्योंकि नहीं पूछा था। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 3 सही 1 गलत। 66 की बात करते हैं, 66 प्रश्न की बात करते हैं। तो बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? बताइएगा, कौन थे? बताइएगा। बुद्ध की जीवनी की अगर बात करें, बुद्ध चरित्र के रचनाकार की बात करें, निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, 66 का आंसर का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर का जवाब है आपका डी। क्या है? अश्वघोष। क्या है? अश्वघोष की बात करते हैं। क्लियर हो गए? हाँ, ये जरूर पूछता है कि कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध जो शासक था, कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्वघोष जी, ये इंपॉर्टेंट है।
जो कि बुद्ध चरित्र लिखे हैं, बुद्ध की जीवनी के बारे में विश्वामित्र जी भी लिखे हैं। चलिए 67 की बात करते हैं। 67 का है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें उपरोक्त में कथनों में से कथन सही बताना है, मतलब इसे गलत नहीं बताना है, सत्य बताना है। बताइए क्या होगा। इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूं तभी तो दिखेगा। चलिए बताइए, तो इसका आंसर का जवाब दीजिए 67। बताएंगे क्या होगा। तो देखिए आगे तो पढ़ना पड़ेगा, कथन सत्य बताना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार की बात हो रही है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म दक्षिण पूरब की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। तो एकदम सही बात है भाई, बौद्ध धर्म जो है बाहरी क्षेत्र में तो खूब फैला है, आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें श्रीलंका आ गया, म्यांमार आ गया, थाईलैंड आ गया, इंडोनेशिया आ गया, दक्षिण पूर्वी एशिया आ गया, जापान, चीन, सभी जगह है, आप जानते ही हैं, दक्षिण कोरिया है, ये सब तो है ही, तो आप जानते हैं। तो ये तो एकदम सही है, इसमें कोई गलत है ही नहीं, तो वन तो सही है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का जो है आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो सी जो है आपका सही है, 1 और 2 दोनों सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई 1 और 2 सही है तो कैसे। तो देखिए थेरवाद जो आप शब्द सुन रहे हैं यहाँ पे, जो देख रहे हैं आप थेरवाद, ठीक है, थेरवाद जो शब्द सुन रहे हैं आप सुनिए कि थेरवाद बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी और सबसे पारंपरिक शाखाओं में से एक माना गया है। ये थेरवाद जो है बौद्ध धर्म का जो है, बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी और पारंपरिक शाखाओं में से एक है, इसलिए बोला गया कि यहाँ पे आरंभिक रूप से ये अधिक प्रचलित थी। चलिए 68 की बात करते हैं। 68 क्वेश्चन नंबर है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था, क्या कहलाता था बताइए, क्या कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी प्रदक्षिणा कहलाता था। क्या कहलाता था? प्रदक्षिणा कहलाता था। अब बात करते हैं प्रदक्षिणा है तो प्रदक्षिणा पथ कहते थे, पूरा नाम इसका प्रदक्षिणा पथ होते थे। एक पथ था जो स्तूप के चारों ओर बिछाया जाता था, स्तूप एक बना हुआ है, उसके चारों ओर बिछाया जाता था, मतलब पथ था, मार्ग, आप जानते हैं पथ माने मार्ग होता है, रास्ता होता है, तो बिछाया हुआ था और रेलिंग से घिरा हुआ था, मतलब रेलिंग से घिरा रहेगा, एक स्तूप बनाएगा, उसके चारों ओर आप घूमिए फिरिए देखते रहिए, तो रेलिंग से घिरा हुआ था। और पथ में प्रवेश द्वार से होता था, प्रवेश द्वार जो होते थे पथ, प्रदक्षिणा जो कहलाता था, स्तूप के चारों ओर जो होते थे, और एक जो घुसने का तो एक मार्ग होना चाहिए, तो वो मार्ग बना हुआ था, ठीक है। अब भक्ति का प्रतीक रूप बताया गया है भाई स्तूपों को, ठीक है, समझ गए। अब भक्त स्तूपों के चारों ओर दक्षिणा वामार्त दिशा में घूमते थे, ठीक है, वामार्त रूप से घूमते थे, इसी को प्रदक्षिणा के रूप में भी जानते हैं। और दोनों रेलिंगों और प्रवेश द्वार को मूर्तियों से सजाया जाता था, समझ गए, रेलिंगों को हो गया, मूर्ति को सजाया जाता था, तो ये प्रदक्षिणा पथ कहलाता है, जिसके चारों ओर आप घूमिए, जाइए स्तूपों को घूमिए और दक्षिणी वामार्त रूप में घूमिए, समझ गए, तो ये था। 69 क्वेश्चन नंबर है कि प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर बौद्धों तथा जानवरों का चयन करते थे। अब यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यहाँ पे नीचे है कूट दिया हुआ है, मतलब आपको इसमें सही चुन के बताना है। तो प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे, तो चयन कैसे करते थे ये आपको बताना होगा। तो आगे तो पढ़िए, जिनके बीमार होने की संभावना कम होते थे, क्या ये सही है। बड़े दाने तथा मजबूत जो है डंठल बोला जाता था, सॉरी, डंठल वाले पौधे थे, मतलब मजबूत बड़े दाने वाले और मजबूत डंठल, मतलब मोटा वाला कहिए उसको, पौधे थे। अहिंसक जानवर, मतलब खाने के लिए, शिकार करने के लिए, बताइए। तो इसमें से आपको बताना है क्या आंसर सही होगा। तो देखिए, जिनके बीमार होने की संभावना कम हो उसे एक टारगेट करते थे शुरू में, तो ये तो सही है। बड़े दाने और मोटे डंठक वाले पौधे भी का इस्तेमाल करते थे, तब सही है। अहिंसक जानवर का भी शिकार करते थे, ये भी सही है, मतलब अहिंसक जानवर को पालते भी थे और शिकार भी दोनों करते थे, इसमें कोई शक नहीं था, तो ये भी था। तो 1 2 3 आपका ये माना जाता है। उस समय देखिए खाने के लिए ही सबसे ज्यादा, आखेट के लिए ही जाना जाता था, प्रारंभिक मानव जो करते थे, तो इसमें कोई हमको नहीं लगता कि गलत है। चलिएगा 70 प्रश्न की बात करते हैं। तो चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था। पहले था, अब जो है आपके पास सुविधा है खाने पीने की, तो अब तो आखेट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अब तो और जानवरों को बचाएंगे तो अपना ही भविष्य खराब है। चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था, तो चोलों का महत्वपूर्ण पतन की बात करते हैं, तो महत्वपूर्ण पतन कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर सी पुहार, ठीक है। अब पुहार जो है आप जानते हैं चोलों का था, है ना, किसका था, चोलों का।
पांडवों का कौन सा था? मदुरई था। तो पुहार जो है जिसे कावेरी पट्टम भी कहा जाता है, समझ गए? ऐसे एक और नाम से जानते हैं, पुम पुहार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुम पुहार भी कहते हैं। क्लियर? ये बंदरगाह था और ये संगम तमिल साहित्य के जो है कार्यों में किया गया था, समझ गए? संगम युग के समय किया गया था। संगम युग तमिल क्षेत्र की बात करता है, तमिल साहित्य से जुड़ा हुआ है, उसी में ये कार्य किया गया था। इसका अगर समय काल पूछता है तो ये जो है आपको 3000 साल पहले की बात करता है। और कावेरी पट्टम कहा जाता है इसे भी, क्योंकि कावेरी नदी के जो है मुहाने पर ये बसा हुआ है, जो कि दक्षिणी तमिलनाडु में मौजूद जो है शहर है पुम पुहार शहर। ठीक है, ये वर्तमान की बात बता रहे हैं, जो तमिलनाडु आप देख रहे हैं वहां पे बात कर रहे हैं। और अगर बात करें तो 30 जो है किमी दूरी स्थित शहर को संदर्भित करता है। कौन करता है? तो यही पोहार जो है बंदरगाह करता है। तो ये क्लियर हो गया आपको। 71 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, हम लोग 71 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो बुर्ज होम में आवास के संबंध में, बुर्ज होम के जो आवास होते थे, घर होते, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, सत्य कुट का चयन करना है, सत्य बताना है। तो आगे चलिए पढ़ते हैं। तो बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, क्या ये सही है? तो एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, तो एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं। तो 1 और 2 दोनों सही है बुर्ज होम के बारे में, समझ गए? बुर्ज होम वर्तमान में कहाँ है? कश्मीर में है, आप जानते हैं, जिसे गर्तवास भी कहा जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। जो कि जो गड्ढे होते थे, जो गड्ढे में जो घर बनाते थे, उसे कहा जाता था गर्तवास। ठीक है, जो कि वर्तमान में कहाँ है? बुर्ज होम कश्मीर से संबंधित है। चलिए 72 की अगर बात करते हैं, 72 क्वेश्चन नंबर है कुषाणों के समय, बढ़िया से 72 क्वेश्चन नंबर है, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? इसमें बताना है। तो कुषाणों के समय अगर बात करें, बौद्ध धर्मों का अगर बात करें, तो महायान का जो है हुआ था, हीनयान महायान था। उस समय जो है बौद्ध धर्म की जो है नई शाखा का विकास हुआ, महायान का विकास हुआ था कुषाण के समय, ये माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, इसकी जानकारी हम दे चुके हैं। इसमें मूर्ति पूजा की चर्चा की गई है महायान में, हीनयान मूर्ति पूजा को नहीं मानता है। 73 क्वेश्चन नंबर है कि हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। तो एक तरफ वस्तु है, एक तरफ आयात स्थान है। तो जैसे तांबा की बात करते हैं, तो आगे तो हड़प्पा संस्कृति से के संबंध में आप जानते हैं, तो आगे तो मिलान करिए। तो देखिए, तांबा की अगर बात करें तो राजस्थान से ये प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखना है। तांबा जो वस्तु है वो राजस्थान से आयात होता था, तो ए का बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। तो ये और ये सही है, तो ये तो गलत है। टीन की बात करते हैं, तो टीन का जो है आपको अफगानिस्तान से संबंधित है, यहाँ से आयात स्थान है, आयात किया जाता था। तो आप जानते हैं 2 का ए है, तो 2 का ए तो है, बी आंसर आपका सही होगा, क्योंकि सोने का अगर बात करें तो कर्नाटक से, आप जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे हम चर्चा नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि हो चुका। 74 की अगर बात करें, हड़प्पा ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, हम पढ़ा चुके हैं। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या अटकलें लगाई? मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकार जो हैं क्या-क्या अटकलें लगा दिए, मतलब क्या-क्या बता दिए, क्या मतलब इसका सही जो है अंत में क्यों इसका साक्ष्य जो है प्रूफ नहीं हो पाया? कोई बोलता है बाढ़ आया, कोई बोलता है कुछ। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें आपको उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। समझ गए? तो देखिए, नदियों के सूखने का कारण, तो हाँ, ये भी माना गया है, नदी का सूखने का कारण माना गया है। जंगलों के विनाश होने का कारण, ये भी माना गया है। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो ये सभी बताया गया है, तो अटकलें तो लगा ही दिया है। बहुत इतिहासकार अलग-अलग बताए हैं, तो बताए हैं। चारगाह मैदान समाप्त होने के कारण, ये क्या सही है? तो ये भी बताया गया है। बाढ़ आने के कारण, तो ये तो बताया गया है, ये मूवी में भी इस्तेमाल किया गया है, मतलब फिल्म में भी। शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण भी बताया गया है, तो एकदम नियंत्रण समाप्त हो गया था, कंट्रोल है ही नहीं था शासक का भी, ये भी दिखाया गया आपको मूवी में। तो आप जान लीजिए, तो 74 का जो है डी जो लगाएंगे वो सही आंसर लगाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब आपका 1 2 3 4 5 जो है सब सही है। चलिए, ये क्लास 6 का है, आप जाके देख सकते हैं। 75 क्वेश्चन नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम जो है हुआ? तो अंत होने का क्या परिणाम हुआ, ये बता सकते हैं। यहाँ पे कुट की सहायता से सही उत्तर चुनना है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, दिख रहा होगा आपको। तो इसमें बताना है हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम मिला। तो हड़प्पाई नगरों
को लोगों ने छोड़ दिया, क्या ये सही है? तो ये माना जाता है कि हाँ भाई, एकदम हड़प्पा जो अंत होने लगा तो उसमें नगर को छोड़ दिए थे, तो एकदम छोड़ दिए थे, इसमें कोई शक नहीं। मुहरों, लेखनों तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, क्या ये सही है? तो ये भी सही माना गया है। ठीक है, और जानते हैं, रुकिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, कच्चे माल का आयात घट गया, तो एकदम सही बात है, ये भी ये था हड़प्पा का जो अंत होने का कारण। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई, नया बस्ती बनने लगा था, तो ये भी कारण था हड़प्पा सभ्यता के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4 ये सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका बात करते हैं हम लोग 76 की बात करते हैं। 76 क्वेश्चन नंबर है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? तो सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है बताइएगा? प्रसिद्ध वंश पूछ रहा है। तो आप कुषाण का नाम सुने थे, कनिष्क का नाम सुने हैं, कुषाण का सबसे शक्तिशाली राजा था, आप जानते हैं। तो याद रखिएगा, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने की बात करते हैं, कंट्रोल रखने की बात करते हैं, तो सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? तो कुषाण वंश था। ठीक है, ये जान लीजिए, इससे ज्यादा अभी जानने की आवश्यकता नहीं है, बाद में बात करेंगे। और क्योंकि हमें और भी मॉक टेस्ट करवाने हैं, जो कि आपको अगर ज्यादा जानकारी जानना है तो ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? तो अश्वघोष की बात करते हैं। अब बुद्ध की जीवनी लिखे थे, बुद्ध चरित्र लिखे थे, आप जानते हैं। और किसके दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के दरबारी कवि थे, कुषाण वंश के समय में रहे थे, कनिष्क के दरबारी थे। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नागार्जुन भी इसी के दरबार में रहे थे। आगे बात करते हैं, 78 क्वेश्चन नंबर है कि रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की जो है मांग सबसे अधिक थी? समझ गए, रोमन साम्राज्य में अगर भारत की अगर वस्तु की बात करें तो सबसे ज्यादा मांग कौन सा था, किसका था, कौन सी वस्तु का बता सकते हैं? तो काली मिर्च का बहुत मांग था। ठीक है, रोमन साम्राज्य में। सोचिए, 79 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो पुलकेशिन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो आगे तो कथन सत्य नहीं है ये बताना, मतलब 3 सही है, 1 गलत होगा, यही ना? तो चलिए, तो देखिए, ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है, एकदम सही बात है, पुलकेशिन की वर्णन तो करता ही है, इसमें कोई शक नहीं है, सही है। क्लास 7 का ये है। ठीक है, गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, तो एकदम गलत, यही तो गलत बात है, यही तो सही होगा, क्योंकि गलत बोल रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था, मृत्यु नहीं होता उनको। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और बतापी पर कब्जा कर लिया, ये सही है, इसमें कोई शक नहीं है। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था और बतापी पर कब्जा कर लिया था, तो ये सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी से लेके 642 ईस्वी तक जो है शासन किया था, ये सही बात है, जान लीजिए। और आप जानते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य नरेश थे, आप जानते हैं। पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे, जिसमें चालुक्य में पुलकेशिन द्वितीय आते हैं, जो कि जुड़े हुए थे, पुलकेशिन चालुक्य वंश से ही संबंधित रखते हैं। लेकिन चालुक्य का कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था, ये इंपॉर्टेंट है। चालुक्य अगर राजधानी पूछे तो ऐहोल जो है ना, यही है, याद रखिएगा, ऐहोल था। और इसका अगर प्रमुख व्यापारिक केंद्र पूछे चालुक्यों का, जिससे पुलकेशिन द्वितीय जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़े हुए थे, तो व्यापारिक केंद्र माना गया था, जो कि ऐहोल को ही माना गया था, चालुक्यों का व्यापारिक केंद्र माना जाता था, इसी को राजधानी भी इसी को बनाया था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बना लिया ऐहोल को, समझ गए। यहाँ कई मंदिर बनाए गए थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, मतलब एक दूसरे से लड़ते रहते थे, ऐसा नहीं था, अपना सीमा का सुरक्षित ये भी करते थे, वो भी करता था, लेकिन दोनों में द्वंद्व रहता था, ये हकीकत है, वास्तविकता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, एक दूसरे का राजधानी का कब्जा करने पे पड़े रहते थे, तो ये सब तो बातें बाद में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर जो भी डाउट लगेगा, मेरा एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है उसमें क्लियर किया हुआ है, सब डिटेल के साथ किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ मॉक टेस्ट कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता रहा हूँ और ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? तो जाट राज्य जो है, बताइएगा, अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा था, उसका नाम बता सकते हैं? तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताइए उसके बारे में। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, सूरजमल का नाम सुने होंगे, यही शक्तिशाली के रूप में उभरा था। ठीक है, ये आपको 18वीं शताब्दी के समय बताया जाता है, शासनकाल किया था 18वीं शताब्दी के समय। जाट सरदार बंदन सिंह के पुत्र थे ये, कौन? सूरजमल सिंह, याद रखना है, बस इससे ज्यादा नहीं। ये महान नेता थे, महान सेनानी थे, महान राजनायिक और अपने समय में एक महान राजनेता थे, ये भी जान लीजिए।
ठीक है। जाट राज्य का तकतवर क्षेत्र के रूप में उभर के आया था, ये भी आप जान लीजिए। तो ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है 81 क्वेश्चन नंबर कि 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए। ठीक है, बताइएगा 16वें जो वित्त आयोग के चेयरमैन थे उन्हें नियुक्त किए गए, बताइए। ये हिस्ट्री में नहीं है, ये हिस्ट्री में जैसे बीपीएससी का मुख्य टेस्ट दे रहे हैं ना, तो उसमें ये 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो आपको याद रखना होगा। तो बताइएगा, तो अरविंद पनगड़िया का नाम सुने थे, 16वें थे, जो कि आप जानते हैं ऑप्शन नंबर जो है बी लगाएंगे, वो सही लगाएंगे, तो इस पे हम ज्यादा जानकारी नहीं करेंगे। और ये जान लीजिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे, मतलब पूर्व अध्यक्ष मतलब पहले अध्यक्ष रहे, ये जान लीजिए। तो आगे बात करते हैं ये सब। चलिए 82 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से सुनिएगा और बढ़िया से सुनिएगा। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया? मतलब कौन सा संगठन था जिस पर प्रतिबंध लगाया? कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। बताइए, केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल जो है, पिछले कुछ वर्षों में क्या किया है कि राष्ट्रीय विरोधी गतिविधि हो रहे थे, उससे संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, रोक दिया था? कौन सा, ये बताइएगा। तो देखिए, तहरीक ए हुरियत, हुरियत, ये इस पे जो है प्रतिबंध लगाया गया था, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये तो आपका सही होगा। ठीक है, ठीक है, ये काट दीजिए अभी। ठीक है, जमात ए इस्लामी, ये भी सही है, जमात इस्लामी पे भी रोक लगा दिया है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये इस पे भी मतलब जो है प्रतिबंध लगा दिया है केंद्र सरकार। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये जो चारों आप देख रहे हैं, इस पे जो है प्रतिबंध लगा दिया है केंद्र सरकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। इस पे अब ज्यादा जानकारी नहीं, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए मैंने दे दिया। 83 क्वेश्चन नंबर है कि किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइएगा, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 83 का आंसर का जवाब देंगे। तो 83 का बात करते हैं, ये सब स्ट्रेटेजी के में आ रहा है, ये ध्यान रखना है। तो बताइएगा, बताइए। तो आप जानते हैं कि जो है आपको बी.आर. कंबोज को जो है आपको स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन को जो है स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया था बी.आर. कंबोज को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज थे। 84 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो डेजर्ट साइक्लोन की अगर बात करें और संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो है ये जो है आपका किया जाता है, ये ध्यान रखना है। साइक्लोन बोलते हैं डेजर्ट साइक्लोन, क्योंकि आपका जो इंपॉर्टेंट मैंने हिस्ट्री का मॉक टेस्ट करवाया था वो करवा दिया है। अगर इस पे भी चाहते हैं डिटेल तो हम देंगे। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्य जो है काल शुरू किया? 30 क्वेश्चन देता है ना बीपीएससी में एक्स्ट्रा, तो वही दिया हुआ समझिए। बताइए, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया? तो 4 साल का नाम सुने हैं, 4 वर्ष का जो है शुरू किया था, कार्यकाल शुरू किया था 4 वर्ष के लिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के जो हैं 24 सदस्य देश शामिल हैं, आप अच्छे से जानते हैं। भारत आखिरी बार जो सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था कब? 2004 में बना था, बस इतना जान लेना है और ज्यादा नहीं। अगर इसकी स्थापना की बात करें संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की, तो 1947 की बात करता है, मतलब 1947 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। 86 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया था? बताइएगा, 86 का आंसर का जवाब देंगे। तो दिनेश के त्रिपाठी को जो है नियुक्त किया गया था, इतना ही जान लीजिए। ये क्लियर हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की अगर बात करें के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने कथन जो है सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि INCOIS का फुल फॉर्म आगे क्या होता है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि हिंदी में तो जान गए, इंग्लिश में जान लीजिए। तो आई से इंडिया, N से नेशनल, C से सेंट्रल, है ना, सेंटर, 4 ओशियन, O से ओशियन, और I से इंफॉर्मेशन, और S से सर्विस। क्लियर हो गए? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है, इसके बारे में चलिए बताते हैं। तो आप एक बात जान लीजिए कि यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, तो नहीं, ये गलत है, स्वायत्त संगठन नहीं है। INCOIS अगर बात करें तो भारत में सुनामियों के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनियों के लिए नोडल एजेंसी है। तो एकदम सही है, और यही सही है, केवल 2 सही है और कोई सही
नहीं है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1999 तो सही है, मतलब 1999 जो है सही है, लेकिन मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली नहीं है, हैदराबाद है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गए? चलिए 88 क्वेश्चन नंबर है कि एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट के जो है संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पोलारीमेट्री भी कहा जाता है, ठीक है, सैटेलाइट है जो कि आप देख रहे हैं, इसके संदर्भ में बताना है उपरोक्त में से कौन सा जो है कथन सही है ये बताना है। तो देखिए इसमें बात करें तो एक्सरे जो है पोलारीमेट्री सैटेलाइट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, ये नासा के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये 1 जनवरी को किया गया था। ठीक है, 21 मिनट की उड़ान थी, जिसके बाद जो है 650 किमी की सटीक गोलाकार कक्षा में स्थापित किया गया था 650 किमी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दुनिया का दूसरा तो है उपग्रह आधारित मिशन तो है जो कि एक्सरे पोलरीमेट्री माप के लिए समर्पित है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसरो द्वारा हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? इसरो द्वारा। ये यहाँ पे नासा कर दिया तो ये गलत हो गया, तो एक तो गलत हो गया। यह मिशन जो है 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में जो है संचालित होगा, तो एकदम सही बात है, निचली कक्षा के लिए संचालित हुआ था, अनुमान में 5 साल के लिए लगाया गया था, जो कि केवल 2 ही सही है, जो कि आपका दूसरा जो है सही है, एक गलत है। यहाँ पे अगर इसरो रहता तो सही हो जाता। 89 क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनिएगा, निम्न पर विचार करें। तो निम्न पर विचार करना है, ये चारों आप देख रहे हैं। उससे पहले ये क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त में से कितने क्षेत्र जो है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता में शामिल है, जिसे इसका शॉर्ट फॉर्म बोला गया है आर, ठीक है, RCEP। ठीक है, तो बताइए ये शामिल किया गया है, तो इसमें आपको आंसर देना है। तो कितने में बताएंगे, कितने क्षेत्र में बताइए? तो ये जो चारों क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, सभी क्षेत्र में ये शामिल किया गया है। वस्तुओं और सेवा में व्यापार जो होता है उसमें भी, निवेश में भी, बौद्धिक संपदा अधिकार में भी और ई-कॉमर्स, ये चारों जो आप देख रहे हैं ये सब शामिल किया गया है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के समझौता में शामिल कर दिया गया है चारों को। क्लियर हो गए? देखिए 90 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से सुनेंगे। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही, फ्री आवाजाही, ठीक है, आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जिसे मुक्त आवाजाही जो है उसे हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में FMR भी बोलते हैं। ठीक है, ये जान लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कथन देख रहे हैं, उसे ऊपर दिए गए जो कथन आप देख रहे हैं कितने सही हैं, ये आपको नीचे टिक लगाना है। ठीक है, तो आप बताइए क्या होगा, बताएंगे, इसका आंसर का जवाब देंगे। तो चलिए बताइए, तो आगे पढ़ते हैं। यह दोनों देशों के बीच जो है व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है, क्या ये सही है? बताएंगे। तो देखिए ये अभी तो क्लियर नहीं है, आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी, मतलब मुक्त आवाजाही की बात करते हैं। ठीक है, सीमा चौकी पर आगमन पर जो है वीजा की आवश्यकता थी, क्या ये वीजा की आवश्यकता? मुक्त आवाजाही में तो वीजा की आवश्यकता कहाँ से होगा, है ना? तो ये भी गलत है। ठीक है, भारत म्यांमार सीमा को पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है, क्या ये सही है? नहीं, ये सारे गलत हैं। आपके जितने भी ये जो बताए गए हैं सारे गलत हैं, और ये जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। अब चलिए कैसे बताते हैं, तीनों गलत कैसे हुए? तो देखिए जानते हैं क्या पढ़े, FMR का जो है एक लक्ष्य सीमा जो है संबंधों में सुधार करना है, मतलब जो सीमा है उसके सुधार करनी है, समुदायों को जोड़ना है, ये काम है FMR का, जो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लाभ प्राप्त करवाता है। म्यांमार सीमा चौकी का आगमन कर वीजा आवश्यकता देती है, तो ऐसा उतना नहीं बताएगा, लंबाई का बताएगा, इसके लंबाई की बात करता है तो नहीं। ये जो है आपका जो बताया गया है ये ज्यादा नहीं काम है, लक्ष्य सीमा निर्धारित करेगा, उसके संबंध में करेगा, सुधार करेगा, उसमें गड़बड़ी हुई, समुदाय को जोड़ने का काम करता है, ये काम करेगा। लेकिन यह मुख्य रूप से व्यापार या निवेश की सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित नहीं करता है। कौन? MFR। मतलब ये हो सकता है आपको कि लंबाई का सीमा स्थायी कर देगा, मान लीजिए कर देगा, यहाँ तक कि आगमन का वीजा भी आवश्यकता मान लीजिए करवा देगा, मानते हैं, लेकिन आपको जो है व्यापार और निवेश के बीच में ये कुछ नहीं कर सकता, ये क्लियर है। और कुछ जानना है तो बाद में जानेंगे, बस इतना ही जान लीजिए। 91 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर, जिसे GST बोलते हैं, है ना, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इससे पहले तो इसको आगे देखना होगा, यहाँ पे नीचे में भी दिया हुआ है। 91 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो वस्तु एवं सेवा कर है, GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और यहाँ पे बताइए क्या होगा। तो देखिए पढ़ना पड़ेगा। तो जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पादक पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। क्या ये सही बताया गया है 91 का? बताइएगा, क्या ये सही है? बताएंगे? तो एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है, यही तो करता है। जीएसटी केवल केवल जैसे शब्द लग रहा है तो नेगेटिव है, गलत है। जीएसटी केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री कर पर लगाए जाते हैं, तो नहीं, ये गलत है। बिक्री कर पे ही सिर्फ नहीं लगाए जाते। जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं, सेवाओं को केवल उनकी आवश्यकता प्राकृतिक के आधार पर विभिन्न जो है कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। तो केवल जैसे लगे तो ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ केवल उनकी आवश्यकताओं की प्राकृतिक पर ऐसा कुछ नहीं था। तो केवल एक ही सही है, ये आप जान लीजिए। इसमें कथन जो है सही बताना था, जो कि सही है। दूसरा मतलब ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, दूसरा तीसरा जो है गलत है। समझ गए? अब देखिए जीएसटी केवल निर्माण और बिक्री कर पर नहीं है, समझ गए, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर भी लगाया जाता है, ये भी जान लीजिए। जबकि वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता जो है प्राकृतिक जीएसटी के तहत जो है उनके वर्गीकरण के जो है वर्गीकरण के जो है कारण या कारक कहिए कि कारक के रूप में होता है, एकमात्र निर्धारक नहीं है ये जीएसटी। समझ गए? ये आपको देखा जाए तो हमें लगता है कि हर क्षेत्र के में ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना? तो ये मान लीजिए स्लैब को प्रभावित करता है, ये तो माना जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये स्लैब में वर्गीकृत नहीं है, प्रभावित करता है, ठीक है? तो ये सब बातें तो सही है, आगे चलते हैं। 92 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है वैश्विक परमाणु आदेश, जिसे जीएनओ क्या बोलते हैं, जीएनओ, ठीक है, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो बताइएगा कौन निभाता है, बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश की बात करते हैं, जिसे जीएनओ कहते हैं, ठीक है। जीएनओ का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है, परमाणु गतिविधियों को सही मतलब गतिविधियों को निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है, जिसे IAEA कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखना है। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का काम है ये। और भी जानकारी है जो कि हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब इसे जल्दी खत्म करते हैं। 93 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से सुनिएगा। 93 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर अगर विचार करना है तो बताइए क्या होगा, इसमें सही बताना है कथन को, ठीक है। मालदीव 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 ऐसे होते मालदीव है, ठीक है। मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य है भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा जो है परियोजनाओं को रोकना था। क्या ये सही माना गया है? तो नहीं, ऐसा रोकने का कोई काम ऐसा तो है नहीं, गलत तो था नहीं, तो कथन एक गलत है। भारत मालदीव को आतंकवादी, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक जो शिक्षा पंक्ति मानते हैं। ये सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये माना जाता है भाई भारत और मालदीव के आतंकवादी जो है, मादक पदार्थ है, तस्करी है, नशीले पदार्थ है, ये सब जो है प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानते थे, रक्षा जरूरी था। भारत मालदीव अभी भी मानते हैं। मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। क्या ये सही है? तो एकदम सही है। भारत और मालदीव में जो है ग्रेट माले कनेक्टिविटी एक प्रोजेक्ट है, उसको विकसित कर रहा है। इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। तो आपको 2 और 3 जो है सही है और कोई सही आपका नहीं है। समझ गए? तो फिर से सुनना चाहते हैं तो 94 का सुनिए। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत जो है परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का जो है आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? तो कथन सही है, यहाँ पे कथन चुनिए, सही कथन चुनना है और बताना है कि इनमें से कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है। तो एक चीज जान लीजिए कि पाकिस्तान की बात हो रही है या भारत पाकिस्तान की बात हो रही है, तो कोई कभी सही सुधरेगा नहीं, सुधर सकता। तो इसमें तो हमें नहीं लगता कि कोई आंसर सही होना चाहिए। चलिए जानते हैं। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य है परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाया था। तो एकदम नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। पाकिस्तान और कोई कंट्री से होता तो मान लेते, तो एकदम गलत मान लीजिए, ठीक है। इस समझौता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार का बढ़ावा देना, एकदम ये तो हो ही नहीं सकता है।
एकदम हटा दीजिए। तो 1 और 2 ना तो 1 सही है ना 2 सही है। इस एकदम पाकिस्तान भारत का आंसर हमको कभी सही हो ही नहीं सकता। अगर ये मान ले तो लड़ाई ही नहीं होता। मतलब सिर्फ कमेंट कर रहा हूँ मैं, ये मत समझिएगा, सिर्फ कमेंट का बना रहा हूँ। इस क्वेश्चन में नेगेटिव ही होता है, तो नेगेटिव बता दिया मैंने। तो फिर से सुन लीजिए 95 हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की जो है स्थापना होगी? बताइएगा। किस राज्य में, भारत का कौन-सा राज्य में, है ना? तो बिहार का नाम सुने, बिहार में, ध्यान रखना होगा बिहार वाले लोगों को, ठीक है? और इसमें याद रखिएगा मिशन सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है कि दियारा एवं पहाड़ी क्षेत्र में होने वाले जो अवैध कारोबार हैं, जैसे शराब का निर्माण, अवैध अग्निशास्त्र निर्माण, अफीम की खेती आदि के अपराध को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना और साथ ही यातायात जो नियंत्रण होते हैं या विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। 96 क्वेश्चन नंबर है कि नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया? कौन सा राज्य जमाया? भारत का। तो हम बिहार को ही टिक लगाएंगे। तो ये जान लीजिए नेपाल में आयोजित हुआ इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप, उसमें जो खिताब पर कब्जा किया वो बिहार किया था। ठीक है, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें देखिए नेपाल में बिहार ने उत्तर प्रदेश राज्य को हराया था, हरा कर ये खिताब जीता था, ये भी जान लीजिए। बात करते हैं 97 क्वेश्चन नंबर है द मिशन इन्वेस्टिगेशन जिसे ये जो आप देख रहे हैं एट 75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी एफआईआर की जांच पूरी करना? तो कौन सा ये जो है राज्य है भारत का जो कि ये काम किया था एफआईआर की जांच पूरी करने के लिए? तो 97 में अगर देखा जाए तो बिहार हमारा इस मामले में बहुत आगे है और ये इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। एट 75 बिहार द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 98 क्वेश्चन नंबर है सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा था? ये स्टैटिक जीके में आएगा 2022 जो देख रहे हैं आप, ये मत समझिएगा। ठीक है, तो 2022 में जो बिहार का स्थान था वो कौन सा था? इसी तरह 22, 23, 24, 25 ऐसे करता है। तो ये समझिए 2024 का सेट है, उसमें 22 का क्वेश्चन पूछा है, तो मतलब कभी भी पूछ सकता है, मूड पे है। तो 13वां था, क्या था? 13वां था। यूपीएससी यही तो काम करता है। आगे चलते हैं 99 प्रश्न की बात करते हैं। तो केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए थे? कितने रुपए किया है पता है? तो आप जान लीजिए 4,797 करोड़ किया है। ठीक है, तो 4,797 करोड़ याद रखेंगे आवंटन क्या है। क्लियर हो गए? आगे बात करते हैं 100वां प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 100वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो भारत का पहला पनडुब्बी की अगर बात करें तो पनडुब्बी कहाँ, जहाँ समुद्र हो, तो गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर सभी जगह है। तो कहाँ होगा? तो ऑप्शन नंबर जी, गुजरात में। ये पनडुब्बी पर्यटन पहला जो है गुजरात में होगा। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। ये 2024 का प्रश्न था, याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बात करते हैं। इसका भार अगर पूछे तो 35 टन होगा, याद रखिएगा। इसकी क्षमता अगर पूछे यात्रियों का तो 30 यात्रियों का जो है ले जाने की क्षमता रखता है, बस इतना जान लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। कैसा लगा ये मॉक टेस्ट जरूर बताइएगा, और अगर चाहते हैं कि डिटेल ना दूं सिर्फ मॉक टेस्ट कराऊं तो मेरे लिए तो और आसान हो जाएगा, तो जरूर कमेंट करिएगा कि सिर्फ क्वेश्चन करवाऊं कि और भी डिटेल दूं या ना दूं, ये जरूर करिएगा कमेंट जरूर। चलिए जय हिंद, जय भारत।